Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। कैसा दिलचस्प नजारा होगा। एक राष्ट्रपति है, उसके सामने एक सांसद है जो कह रहा है कि मेरे पास 93 सांसदों का समर्थन है, जो दावा कर रहा है प्रधानमंत्री के पद पर। और राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? आपको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। अगर आपका चेला शरद पवार होता तो अब तक सरकार भी बना चुका होता, बहुमत भी साबित कर चुका होता और 2-4 फैसले भी ले चुका होता। ये कौन शख्स है जिसका चेला शरद पवार को बताया जा रहा है? ये शख्स हैं वाईबी चौहान। वाईबी चौहान जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे। वाकया जुलाई 1979 का है, 1-80 का। मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी, इकलौती सरकार देश की जो एक अविश्वास प्रस्ताव पर गिरी। सरकारें वोटिंग पर गिरी हैं, पर वो अमूमन विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती थी। यह अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी का चौहान खेमा था उसी ने प्रस्तुत किया था और मोरारजी देसाई की सरकार चौधरी चरण सिंह के 64 सांसदों की टूट के चलते अल्पमत में आ गई थी। उसके बाद वाईबी चौहान पहुंचते हैं उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के पास। कहते हैं अब सबसे बड़ी पार्टी को आपने मौका दिया, उनकी सरकार चली गई, दावा मेरा बनता है। नीलम संजीव रेड्डी का जवाब होता है, आप बहुमत के लिए जरूरी सांसदों का पत्रक लेकर आइए, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन तक जोड़तोड़ चलती है। चौहान अपने हिस्से की बाजियां खेलते हैं, लेकिन नंबर का गेम दुरुस्त नहीं हो पाता है। वो फिर पहुंचते हैं, फिर वक्त मांगते हैं। नीलम संजीव रेड्डी उन्हें फिर 48 घंटे का वक्त देते हैं, लेकिन जब वो तीसरी दफा वक्त मांगने पहुंचते हैं तो नीलम संजीव रेड्डी महामहिम राष्ट्रपति झल्लाते हैं और कहते हैं अपने चेले शरद पवार से सीखिए। ये चेले शरद पवार का जिक्र क्यों? क्योंकि शरद पवार 40 की उम्र के भी नहीं हुए थे जब एक बड़ी राजनीतिक उलटवासी को चरितार्थ करते हुए, अपने ही गुरु को सत्ता से हटाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। और ये वाईबी चौहान उन्हीं के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। वाईबी चौहान नंबर नहीं जुटा पाए। नंबर जुटाया चौधरी चरण सिंह ने, जनता पार्टी सेकुलर के नेता ने। और इस नंबर की जुटान में अहम भूमिका निभाई कांग्रेस के उस गुट ने जो इंदिरा गांधी के साथ था, जिसे इंका यानी इंदिरा कांग्रेस कहा जाता था। तो चौधरी साहब के 64, 51 इंदिरा गांधी के और 93 सांसद, माफ करिएगा, वाईबी चौहान के सरकार बनती है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, वाईबी चौहान उप प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्या हुआ? जो इस सरकार ने संसद का मुंह भी नहीं देखा। वो किस्सा कभी और। सियासत में इस तरह की चीजें होती रहती हैं जो अंततः अंक पर आकर, संख्या पर आकर, एक व्यक्ति एक वोट पर आकर टिकती हैं। पर क्या, जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, एक व्यक्ति एक वोट एक सिद्धांत की तरफ भी ले जाता है। सिद्धांत की बात, वोट की बात, सियासत की बात करते हैं हम अपने इस वीकली पॉलिटिकल शो में, जिसका नाम है नेता नगरी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। अगर आपको पता चले कि आप सांसद को नहीं, नेता नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेता नगरी में सबसे पहले बात सुर्खियों की होती है। इस हफ्ते हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति की। भारतीय जनता पार्टी ने कैसी कैंडिडेट लिस्ट पेश की, टीएमसी की कैंडिडेट लिस्ट कैसी है, लेफ्ट की स्ट्रेटजी कैसी है, दोनों प्रमुख पार्टियां जो कंटेंडर हैं उनके मैनिफेस्टो कैसे हैं, इन पर 2 विद्वान पत्रकारों के साथ बातचीत होगी। इसके बाद रुख करेंगे राजस्थान का, जहां पर फोन टैपिंग का मामला जयपुर के सियासी तापमान को बढ़ाए हुए है। विधानसभा में तीखे आरोप प्रत्यारोप और इन सब के बीच बात हो रही है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, यानी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की एक राजनीतिक जुगलबंदी की। राजस्थान से फिर रुख करेंगे बिहार की तरफ। यहां भी सदन के भीतर तीखी गहमा गहमी, 2 पुराने भाइयों का मिलन, लवकुश के समीकरण का दोबारा से मजबूत होना, इन सब पर चर्चा हो रही है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में अब बात होगी उस मुद्दे की, उस राज्य की, उस विषय की जिस पर सबकी निगाह है, और वो यक्ष प्रश्न जो पत्रकारों से इस मौसम में पूछा जाता है वो भी पूछा जाना शुरू हो चुका है। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, कौन जीत रहा है, और खास तौर पर कौन जीत रहा है बंगाल। और इस
यक्ष प्रश्न का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर जमीन पर पहुंच चुके हैं। नेता नगरी में भी ये सवाल लौट लौट कर आता रहेगा। नेता नगरी में आज बंगाल के विषय पर, खासतौर पर बीजेपी की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसके विषय पर, और जो हम टीवी स्क्रीन पर झलकियां देखते हैं, केंद्रीय बल भेजो, ये करो, इनको हटाओ, उन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। एक तो मेहमान नहीं है, प्रशांत मुखर्जी है, लल्लन टॉप के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं जो कोलकाता पहुंच गए हैं, और दूसरे हैं इंडिया टुडे में संपादक और दो चर्चित किताबों के राइटर दीप हल्दर। दीप हल्दर की जो पहली किताब है ब्लड आइलैंड एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द मरीचपी मैसेकर, ये शब्द का सही उच्चारण क्या है दीप? मरीचपी मैसेकर, एकदम सही बोला। और दूसरी किताब जिसको मैं आज सिफारिश में रेकमेंड भी करने वाला हूं, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी बाय दीप हल्दर। क्विक रीड, वेरी इंसाइटफुल रीड। इनफैक्ट प्रशांत, तुम किताब लिखना चाहते हो अपने चुनावी अनुभवों पर, तुम्हें ये किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए सफर के दौरान। जरूर सर। सो दीप की किताब इंटरेस्टिंग भी है, और इसीलिए हमने दरख्वास्त की दीप हल्दर से कि आप आइए और हमारे नेता नगरी के दर्शकों को अपने हिस्से का ज्ञान दीजिए। पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये जो बीजेपी की लिस्ट आई तो जो पहली चीज कान में पड़ी वो थी, अरे सांसद को टिकट दे दिया। हाउ कॉमन इज दिस बीजेपी के हिसाब से और बंगाल के हिसाब से? दीप, ये बहुत कॉमन तो नहीं है बीजेपी के हिसाब से भी और बंगाल के हिसाब से भी, बट मुझे लगता है सौरभ, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में भी पूरी जोर लगा देती है, और बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन रीसेंट टाइम्स। इट्स अ डू और डाई इलेक्शन बोथ फॉर बीजेपी एंड टीएमसी। तो इसमें जो चर्चा हुआ कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए एमपीज को भी असेंबली इलेक्शन में फील्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। I think they are fighting as if there is no, I mean this is everything. So उसमें I think they are putting all their forces on the ground. तो उसके हिसाब से मुझे लगता है इन लोगों को भी ले आया गया है। अगर कैंडिडेट्स की हम बात कर लें तो लॉकेट चैटर्जी, स्वपन दास गुप्ता, और चौथे का मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रशांत, निश्चित प्रामाणिक हाँ जी। तो इनकी अपनी भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इनको उतारा गया कि क्या मोमेंटम और बिल्ड हो जाएगा, लॉकेट मैदान में आ जाएंगे या बाबुल आ जाएंगे, किसी कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी तो कुछ फैक्टर रहा होगा। देखिए, लॉकेट एमपी है हुगली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जी। हुगली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ही आता है, मतलब ये याद रखिए, हुगली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है सिंगूर। वो सिंगूर जो ममता बनर्जी का राइज टू पावर, वन ऑफ द लॉन्चिंग पैड, नंदीग्राम एंड सिंगूर, तो उधर से बीजेपी जीती है और लॉकेट चैटर्जी इज द फेस ऑफ दैट। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको मिला है वो उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ही है। आई थिंक दैट इज द मैन, शी इज अ स्ट्रीट फाइटर टू डिसलॉज द टीएमसी कैंडिडेट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे सिंगूर आता है। आई थिंक ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हर ट्रैक रिकॉर्ड मस्ट हैव प्रॉम्प्टेड द बीजेपी टू फील्ड हर। और वो जो एक पूरा नरेशन चल रहा है कि जो एक चीज कही जा रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एट द एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन होगा कि हिंदू आइडेंटिटी प्रिवेल करती है या बंगाली आइडेंटिटी प्रिवेल करती है, जो बिल्कुल आखिरी में फाइनली आ रही है। ये एक चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन आई थिंक थोड़ा और नुआंस है इसमें। आइडेंटिटी तो है ही, लेकिन इसमें एक भद्रलोक वर्सेस नॉन भद्रलोक आइडेंटिटी भी है, जो कहीं ना कहीं, देखिए, कैलकाटा, बंगाल इज अ वन सिटी स्टेट। आप बंगाल के बारे में जब भी दिल्ली में सुनते हैं, कहीं और सुनते हैं, आप कलकत्ता के वॉइसेस सुनते हैं, कलकत्ता के टॉकिंग हेड्स बंगाल के बारे में बात करते हैं। बट ये तो है नहीं, क्योंकि बंगाल तो बड़ा स्टेट है, नो, देयर इज को जनरली लूज कॉन्वर्सेशन में मानववादी पार्टी बोला जाता है बीजेपी को। मानववादी, कास्टिस्ट है, कंजर्वेटिव पार्टी है। उनका जो अप्रोच है बंगाल में, इस चीज को लेकर लोग बात नहीं कर रहे। आई एम श्योर आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनको ये चीज पता होगा, बुट्स ऑन द ग्राउंड बोला जाता है
उनका बंगाल का अप्रोच पूरा डिफरेंट रहा, और ये सिर्फ 2019 से नहीं, हमेशा से जो आरएसएस काम किया उधर, दे हैव एक्चुअली टर्न्ड बंगाल सोसाइटी डाउनसाइड अप। तो क्लास और कास्ट के ऊपर ये लोग काम किए। आपको पता होगा जो आरएसएस स्कूल्स होते हैं, मेरे बुक में एक जगह जिक्र है कि उधर एक टीएमसी लोकल लीडर का बेटा एक आरएसएस स्कूल में पढ़ता था और उनको पता ही नहीं था ये आरएसएस स्कूल है। तो ये इतना काम हुआ है इनमें, एंड विदाउट इमीडिएट इलेक्टोरल गेन। दीप, आपकी बात तो हमने सुन ली। मैं चाहता हूं कि हमारे संवाददाता प्रशांत मुखर्जी, जो इस वक्त बंगाल की सड़कों पर भटक रहे हैं, वो भी बताएं कि बीजेपी की लिस्ट और उस लिस्ट में सांसदों का होना आपका इसके लिए क्या मतलब है? सौरभ, देखिए, मैं इस पे ये बात कहना चाहूंगा कि पहले बीजेपी की लिस्ट से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सबसे पहले लिस्ट जारी की थी, और राज्यसभा सांसद और बहुत पुराने नेता जो कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए थे, मानस रंजन भूंइया, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें सबांग की सीट से विधायकी का चुनाव लड़ने का टिकट दिया टीएमसी ने। तो शुरुआत टीएमसी ने की थी, और इसको हमें एक और बड़े पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि ये विनेबिलिटी इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ये दिखाता है कि आप अपने बेस्ट बेट्स को इलेक्शन में उतार रहे हैं, आप अपने बेस्ट बेट्स को इलेक्शन में उतार रहे हैं, क्योंकि आप एक भी सीट का नुकसान नहीं झेल सकते हैं। यही दिखाता है बीजेपी का भी लिस्ट में नाम फीचर करना। अगर मैं बाकी का जिक्र किया गया, जैसे आपको जिक्र अभी दीप बता रहे थे हुगली के बारे में, जहां से लॉकेट चैटर्जी को टिकट दिया गया है, मैं बताऊंगा आपको, जैसे जिसका नाम आप भूल रहे थे, कूच बिहार से निशित प्रामाणिक की बात करेंगे। निशित प्रामाणिक राजवंशी समुदाय से आते हैं, और राजवंशी समुदाय इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। अगर नॉर्थ बंगाल की सीटों की बात करें, किसी भी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने इस इलाके में सारी की सारी लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की। तो निश्चित ही कूच बिहार से जीते थे। दीनहाटा से उनको टिकट दिया गया है, क्योंकि दीनहाटा एक बहुत सेंसिटिव सीट है इस समय में, क्योंकि वहां पर एक 3 कॉर्नर फाइट की तरफ मामला पूरा होता जा रहा है। और निश्चित को टिकट देने का मतलब ये भी है कि बीजेपी ये बता रही है कि हम अपने जो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट का बेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार बनाने की तरफ दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप ठीक कह रहे हैं प्रशांत, ये इस दावे को मजबूती मिल जाती है कि भैया हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम अपने बेस्ट बेट्स को लगा रहे हैं। ये बताइए कि ये तो हो गई पूर्व सांसदों की बात। अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि ये अचानक से पिछले 10 साल में थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, फिल्म स्टार्स, दीप आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है, उनको ज्यादा से ज्यादा लेकर आना। ये मतलब ये नेहरू जी के जमाने में होता था कि बलराज साहनी और तमाम लोग प्रचार के लिए चले गए, नरगिस और ये वो लोग। फिर चुनाव लड़वाने का दौर आया प्रमुखता से राजीव गांधी के जमाने में, कभी सुनील दत्त, कभी अमिताभ बच्चन, है ना। फिर राजेश खन्ना लड़े यहाँ से चुनाव, बीजेपी भी कभी शत्रुघ्न सिन्हा, कभी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, एक वो इक्का दुक्का चलता रहा। लेकिन बंगाल में हम देखते हैं हर दूसरे दिन बीजेपी हेडक्वार्टर, टीएमसी हेडक्वार्टर, आज फलाने एक्टर इसमें शामिल हुए, ढिकानी एक्ट्रेस। ये चलन क्या है, और इस चुनाव में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस मैदान में हैं? देखिए, टीएमसी, ये जो ट्रेंड है, ये तो टीएमसी से शुरू हुआ। ओके। रिसेंट पॉलिटिक्स में बंगाल में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, देव अधिकारी, ये सारे बंगाल के बहुत बड़े एक्टर्स हैं। और मैं आपको मिमी चक्रवर्ती के बारे में बताऊं, मैं उनसे बात भी किया किताब जब मैं लिख रहा था तब। मिमी चक्रवर्ती जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आई। जादवपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को माना जाता है पढ़े लिखे भद्रलोक, उधर जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। तो एक तो लोगों को लगा कि इनको ये कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक है कि नहीं। वो किसी टाइम पे ममता बनर्जी का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी था जी। तो इधर एक सीरियस पॉलिटिकल फिगर चाहिए था, या somebody who's academically inclined। मिमी चक्रवर्ती जीत गई उधर से। तो बंगाल में टीएमसी जब ये शुरू किया, टीएमसी का एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब हो गया, ऑफ फील्डिंग एक्टर्स एंड विनिंग दोस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और एक टॉलीवुड पे किसका पकड़ होगा, बीजेपी का होगा या तृणमूल का होगा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, इसका एक रेस शुरू हो गया। ओके। अब बीजेपी भी एक्ट्रेसेस को और एक्टर्स को लेके आ रहे हैं। एंड अभी बीजेपी के झोले में पांडु मित्र कल ही मिला है, पांडु मित्र को सीट। और भी एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है।
तो एक तो आपका देखिए, इधर एक बंगाल में एक आउटसाइड कोलकाता देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड माचा। माशा, माचा, MACH है, माचा। तो माचा, माचा हाँ। पॉपुलर है। माचा में क्या होता है, वो स्टेजेस, मेकशिफ्ट स्टेज इरेक्ट किया जाता है और पॉपुलर कमर्शियल फिल्म एक्टर्स को लाया जाता है उधर। उधर नाच गाना होता है, और जैसे मिथुन चक्रवर्ती का वो डायलॉग उस स्टेज से बोल रहा था, वैसे पॉपुलर फिल्म डायलॉग्स बोला जाता है। मैं और कोबरा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बाप रे। जी जी। तो हाँ। माचा, बहुत सारे इनमें से ऐसे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स भी हैं जो माचा करते हैं, और ये बहुत ही कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स होते हैं साथ में एक टाइम पे माचा। तो इनका स्प्रेड सिर्फ ये रिमोट एरियाज ऑफ बंगाल, रिमोट विलेजेस, इधर भी होता है। कि आप जब ये ऑलरेडी पॉपुलर होते हैं इधर, और ये कमर्शियल एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, और बहुत लोग आता है माचा देखने के लिए। अच्छा, प्रशांत, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? वो कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिनको बीजेपी ने फील्ड किया है? एक तो वही है शायद शोभन चटर्जी वाली सीट जिसपे विवाद था, उसपे भी किसी एक्ट्रेस को ही उतारा है। जी जी जी, उससे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा, बीजेपी और तृणमूल दोनों ने फील्ड किया है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में एक अलग चीज देखने को मिली। जो वामफ्रंट 34 साल तक शासन में था, उसकी जो रैली हुई उसका हमेशा से संचालन करते थे लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन, लेकिन इस बार एक नामी गिरामी एक्टर बादशाह मोइत्रा ने की थी। उसके अलावा इस बार कैंडिडेट्स को, जो बड़े नामी गिरामी कैंडिडेट्स हैं, उनको टफ सीट्स दी गई है। अगर मैं बात करूं तो शायनी घोष को फील्ड किया गया है आसनसोल दक्षिण से, वहीं सीपीएम ने टॉलीगंज में देवदूत घोष को फील्ड किया है, उसी सीट से बाबुल सुप्रियो को फील्ड किया गया है। तो इस बार कोई केक वॉक नहीं होने वाला है। वहीं यश दासगुप्ता को चांदीतौला से बीजेपी ने फील्ड किया है मोहम्मद सलीम के खिलाफ। तो ये एक नया ट्रेंड है जो हमें देखने को मिल रहा है। मोहम्मद सलीम भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, चांदीतला सीट से लड़ रहे हैं, कलकत्ता से लगा हुआ हिस्सा है। और ये बड़ी बात है कि टफ सीट्स दी जा रही हैं। तो टफ सीट्स देना कोई नॉर्मल नहीं होता था। ये एक नया ट्रेंड जो देखने को मिला है, जो 19 से 21 तक कंटिन्यू किया है। जैसे जादवपुर की अगर बात करें, अभी जिसका दीप जिक्र कर रहे थे, 2019 में वहां से सुजान चक्रवर्ती लड़े थे, जो जादवपुर सीट से MLA भी हैं, वो फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लोकसभा का लड़े थे। तो ये जो ट्रेंड है कि टफ सीट्स दिया जाए, ये एक नया ट्रेंड है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स। स्वपन दास गुप्ता को कैसी सीट दी गई है? उनको बहुत सेफ सीट दी गई है। इट्स अ वेरी सेफ सीट, तारकेश्वर, और वहां पर एक बड़ा मोमेंटम है बीजेपी के फेवर में। वो कास्ट ड्रिवन मोमेंटम भी है। ओके ओके, ठीक है। तो ये तो एक्ट्रेसेस, इन सब की बात हो गई। तीसरा पॉइंट जिसपे मैं आप दोनों से फीडबैक चाहता हूं, वो है बीजेपी और टीएमसी का मैनिफेस्टो। टीएमसी का मैनिफेस्टो इंटरेस्टिंग है सौरभ। ये दिस इज इट्स ऑलमोस्ट लाइक साउथ इंडिया पॉलिटिक्स। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा सॉप्स दिया जाता है इलेक्शन से पहले। yes. तो ये ले लो, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना अनरियलिस्टिक है, इतना पैसा आएगा कहां से। बट इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर और इवन बीजेपी के लोग आयुष्मान भारत और लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे हैं बार बार अपने स्पीचेस में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एकदम इज रीचिंग योर डोर स्टेप लिटरली। उधर ममता भी उनको काउंटर करने के लिए, आई थिंक शी हैज ब्रॉट अबाउट अ इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो। लेकिन इसमें एक चीज आ रहा है, ये मुझे भी लगा जब मैं किताब लिख रहा था, अम्फान रिलीफ को लेके सौरभ बहुत घोटाला हुआ था, नाराजगी है, परसेप्शन है कि देखिए रिलीफ तो तब भी मिला था, लेकिन रिलीफ के पैसे जो है उसमें बहुत लूट हुआ था। और आई थिंक दैट वाज आल्सो एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर ममता बनर्जी एंड टीएमसी गवर्नमेंट स्लाइड डाउनवर्ड्स। दैट वाज द लास्ट स्टेप कि आप इसका पैसा कैसे आप रख लिए। सो आई थिंक उसको उसके नजरिए से भी लोग देख रहे हैं कि ये सब तो अनाउंसमेंट, एज अनाउंसमेंट दे आर ग्रेट, बट डिलीवरी होगा कि नहीं। प्रशांत, मैं इसमें एक शिफ्ट बताना चाहूंगा। पहली बार पश्चिम बंगाल में जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेंट कर रही हैं सरकार बनाने के लिए, एक जो इनकम्बेंट टीएमसी और बीजेपी, दोनों के मैनिफेस्टो कास्ट ड्रिवन है। टीएमसी का मैनिफेस्टो अगर आप गौर से देखें तो हर जाति को, जो उनसे 2019 में बिफर गए थे, उनको मतलब प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। उन्होंने एजुकेशन के लिए 24,000 करोड़ देने की बात की, साथ ही ये बोला कि माइनॉरिटी भाषाएं जैसे नेपाली, राजवंशी, इनके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाएंगे। इसके अलावा जो महिष्याज हैं उनको स्पेशल दर्जा दिया जाएगा, साहस को ओबीसी के अंडर लाया जाएगा, तितली से कास्ट आती है उनको दिया जाएगा।
सिमिलर ट्रेंड आपको बीजेपी के वोट मतलब मैनिफेस्टो में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा महतोस को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उनको एसटी का दर्जा देने की जो बात चल रही थी, उसको लेकर भी बातचीत मतलब ममता बनर्जी के अनाउंसमेंट में देखने को मिलती है। तो जो क्लेम किया करते थे लोग हमेशा कि बंगाल पॉलिटिक्स इज नॉट ड्रिवन ऑन कास्ट, दिस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। ये सबके लिए समझने की जरूरत है कि कास्ट ड्रिवन सोसाइटी में बंगाल भी उसका हिस्सा है। और आज वो सारी आइडेंटिटीज जिसका शुरू में दीप जिक्र कर रहे थे कि बंगाली आइडेंटिटी की सुप्रीमेसी से ज्यादा ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं वो फोर पे आ चुकी हैं। आज संथाली आइडेंटिटी या ट्राइबल आइडेंटिटी या राजवंशी या मोतुआ आइडेंटिटी ये बड़ी आइडेंटिटी बनते जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। बट देयर इज वन फाइन लाइन यूनाइटिंग ऑल दीज दैट यू आप देख सकते हैं कि एक हिंदुत्व कंसोलिडेशन होता नजर आ रहा है और ड्राइंग ऑन लाइंस ऑफ कम्युनल एक डिवाइड पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को एविडेंट होता चला जा रहा है। बट दीज आइडेंटिटीज हैव कम टू द फोर, ये एकदम सामने आपको देखने को मिल रहा है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है सौरभ, सितंबर में दलित साहित्य एकेडमी बनाया जाता है। ममता बनर्जी फॉर्म समथिंग कॉल्ड दलित साहित्य एकेडमी और इनका चेयरपर्सन बनाया जाता है मनोरंजन व्यापारी को। मनोरंजन व्यापारी को अभी टिकट भी मिला है टीएमसी से। एंड ही एक्सट्रीमली आप जानते होंगे उसको, रिक्शा बुलट, देन नॉवलेट, या नक्सल, गन पाउडर इन द एयर और वो सब चीजें। हाँ, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ चंडाल काफी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी वो आते थे। सो ही इज नाउ अ टीएमसी कैंडिडेट और उनसे मैं बात किया था एंड ही इज सेइंग, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ये दलित वोट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी एंड ही सेड ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मानववादी पार्टी को आप वोट दे रहे, they are just drawing you because they need your vote. So he has taken it upon that Manuwadi thing is not working in Bengal. In fact, I was talking to a couple of TMC people and they were surprised and shocked कि हमारे लिए सबसे मुश्किल तो यही है कि जो दलित परंपरागत रूप से पूरे देश में बीजेपी के वोटर नहीं माने जाते हैं और वो बंगाल में एक मुश्त बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो what went wrong for opposition parties and what went in favor of BJP? ये जो मैं आपको बोल रहा था सौरभ, बहुत पहले से, ये 19-21 इससे बहुत पहले से आरएसएस काम कर रहा है। मतुआस को लेके इतना बात हो रहा है। मैं आपको बताऊं, तपन देयर इज अ पर्सन, देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन कॉल्ड तपन घोष, हिंदू समिति का वो प्रेसिडेंट थे तपन घोष। वो आरएसएस से निकल के चले गए, आरएसएस के साथ उसका झमेला हुआ। एज अर्ली एज 1980s उन्होंने यही ठाकुर नगर, जहां पे अभी सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं, यही ठाकुर नगर एरिया में उन्होंने जाके एक ऑल इंडिया मतुआ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए 1980s में, यूनाइटिंग मतुआस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश। देयर वाज दिस ह्यूज फेस्टिवल फॉर मतुआस इन 1983-84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बहुत सालों से काम हो रहा है। आप बीजेपी को उसका फल मिल रहा है। ये जो नमो शूद्रास हैं, ये कंसोलिडेशन इन देयर फेवर, बट इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तो ये जो सीपीएम और आई थिंक इवन तृणमूल समझ नहीं पाए दैट द ग्राउंड वाज बीइंग वर्कड ऑन बाय आरएसएस। एक चीज बताइए, आपकी किताब में भी जिक्र है, प्रशांत की रफ्तों में भी जिक्र आता है, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर ममता बनर्जी बहुत कमजोर मानी जाती हैं जी। ऐसा क्यों है? और उसी से जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये प्रो हिंदू, एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बार बार उदाहरण आपने किताब में उदाहरण दिया, कौन कहां से चढ़ रहा है, किसने लॉकडाउन का कितना पालन किया, किस पर पुलिस की कितनी सख्ती है। दीप एंड प्रशांत, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल वायलेंस तो बंगाल में ट्रेडिशनली खराब रहा है। आई थिंक लेफ्ट का तो मेरा पहला किताब सौरभ मैसेकर जो हुआ था, उससे पहले शाहीबारी हुआ था, ये जो साधुस को जलाया गया था, आनंद मार्गीज को, तो लॉ एंड फिर नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 लोग मर गए। सब जगह पे आई थिंक लेफ्ट हैज हैड अ ब्लडी हिस्ट्री ऑफ 34 years। पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल के पॉलिटिक्स में है। इट्स अ ट्रेडिशन ममता बनर्जी हैज आल्सो इनहेरिटेड। इसको अभी आई थिंक आउटसाइड कोलकाता का जो सेक्युलर इमेज है, आउटसाइड कोलकाता इट इज समवॉट इजी एंड बीजेपी टू सम एक्सटेंट हैज बीन एबल टू डू इट आल्सो। इसको एक रिलीजियस कलर दे हैव बीन एबल टू पुट टू इट, क्योंकि देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर राइट्स एंड इट्स ट्रू, जहां पे इवन मेन स्ट्रीम कोलकाता मीडिया उनके बारे में नहीं लिखा या पुलिस ने एक्शन लिया, ऐसे हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं जब किताब लिख रहा था तो बीजेपी लीडर्स दे हैव मेंशन्ड अ फ्यू राइट्स दैट टुक प्लेस, ठीक है, और मैं भी जानता हूं उन राइट्स के बारे में।
आज के माहौल में आपको पता है किताब लिखना कितना टफ है, क्योंकि पब्लिशर्स चाहते हैं हर चीज फैक्ट चेक हो। तो मेरे को बोला गया कि आप एक काम करिए, ये जो राइट्स के बारे में बीजेपी लीडर्स आपको बोले हैं, तो इन राइट्स का जिक्र कहाँ कहाँ पे आया है, आप उनका लिंक दीजिए, उनसे कोट करिए। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि बहुत जगह पे तो उनका कोई रेफरेंस ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं हुए थे, वो रिपोर्ट ही नहीं हुए। लेकिन मैं जब वो सब जगह पे जाके लोगों से पूछा, दे रिमेंबर इट, सो इट्स रिमेंबर्ड हिस्ट्री एंड इट्स रिसेंट हिस्ट्री, ये सब चीजें हुआ है। लेकिन बंगाल के प्रेस, नेशनल प्रेस, तो बंगाल के प्रेस ही अगर नहीं उठाएगा वो चीज, तो शायद नेशनल प्रेस कैसे ही उठाएगा। तो देयर आर इंस्टेंसेस या कहीं पे थोड़ा सा आया है, तो ये तो हुआ है। तो इसको, और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, उस पर बातचीत नहीं कर रहे हो, तो और इजी हो जाता है यू नो टू बिल्ड अ नैरेटिव के देखिए आपके बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है। यस, वन लास्ट क्वेश्चन, समय की कमी है। कहा गया कि जो लेफ्ट का काडर था वो राइट का काडर हो गया। कहा गया कि लेफ्ट को जब लगा कि हम नहीं जीत रहे हैं तो ममता को हराने के लिए कमल छाप पर बटन दबने लगा। इस तरह की कुछ बातें क्या 2021 में भी कही जाएंगी कि जहां जहां लेफ्ट कमजोर है, एंड नॉट काडर, लेट मी रिफ्रेज, जो लेफ्ट का वोटर है परंपरागत, वो वोटर टीएमसी की तरफ जाएगा, सो कॉल्ड बंगाली प्राइड का जो टीएमसी जार्गन है उसको देखते हुए, या बीजेपी की तरफ जाएगा, द नेशनलिस्ट हिंदू जार्गन, किस तरफ जाएगा वो? अरे आप लोग कोलकाता में हैं भाई, लखनऊ में नहीं हैं, बोलिए। नहीं, मैं, मेरे कहने का मतलब इतना था कि आपने जो पिछला सवाल किया था उसमें बस एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो शुरुआती का दौर देखे, जब बंगाल प्रदेश बनना था, उस समय से जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लड़ाइयां की गई थी वो सारी वायलेंट लड़ाइयां थी। उन लड़ाइयों से एक कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस पश्चिम बंगाल में उस समय से 1905 से देखा जा सकता है। सिद्धार्थ शंकर रे की रेजिम में भी एक कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस था, जिसका मुकाबला लेफ्ट ने क्या किया, अपना पार्टी सोसाइटी डेवलप करके किया। उस पार्टी सोसाइटी के अंदर तृणमूल ने उस गुन्स पहले से थे, उन गुन्स को मनी और क्लब्स में पैसा इन्फ्यूज कर दिया, तो पूरी कंप्लीट अथॉरिटी जो गवर्नेंस की होती है वो क्लब्स के हाथों में आ गई। इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पश्चिम बंगाल में उठता रहता है इस समाज में, ये इसका फंडामेंटल रीजन है। मुझे लगता है बस मुझे ये ऐड करना था। और दूसरा, पश्चिम बंगाल में एक हेट्रेड है ममता बनर्जी के खिलाफ, और वो हेट्रेड स्टेम करता है पुराने लेफ्ट वोटर्स, जो पुराने लेफ्ट वोटर्स रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत सारे स्कीम से वंचित रहे हैं, और ये जब रिएक्शन के तौर पर बीजेपी में जाकर शामिल हुए हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे उत्तर बंगाल का उदाहरण दूंगा। मनोज ओरांव हैं, कुमारग्राम से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो आरएसपी के टिकट पर 2016 में चुनाव लड़े थे। फिर मैंने आपको बताया दूसरी भी बात, जो आजकल सांसद बन चुके हैं मालदा से, खगेन मुर्मू, वो सीपीएम के आदिवासी नेता हुआ करते थे, एमएलए हुआ करते थे। तो एक लोअर कास्ट के अंदर जो ट्रेडिशनल सीपीएम का बेस था, उसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिला है, और वो शिफ्ट जो हुआ है वो बाकी एरियाज में भी जहां जहां हुआ है, जहां जहां दूसरे पार्टी के नेता गए, वो इस वजह से गए क्योंकि नीचे से शिफ्ट हो चुका है। ये शिफ्ट बिल्कुल बना रहेगा और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। ओके, दीप, यू वांट टू क्विकली ऐड समथिंग? आई एग्री। इनफैक्ट आप बादशाह मोइत्रो का बात जिक्र किया अभी बादशाह मोइत्रो, एक किताब, मेरा एक चैप्टर है टॉलीवुड ट्राइफरकेटेड, वो लेफ्ट, वो एक्टर है, वो लेफ्ट के वॉइस है, वो भी मुझे बोले कि देखिए एक ये तो, आई हैव टू गो टू दैट कैफे वेयर यू वेंट एंड इंटरव्यूड ऑल दिस, कैफे वेयर आई वेंट टू, आप जरूर जाइएगा जब आप कलकत्ता जाएंगे। बादशाह भी बोला कहीं ना कहीं लेफ्ट के लीडर्स भी चाहते हैं कि देखिए इस इलेक्शन में हम पावर में तो आ नहीं रहे, तो ममता बनर्जी और ममता जाए, बीजेपी आए, तो हमें बीजेपी को हटाने में आसानी होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसे बहुत कुछ करेगा जो बंगाल के लोग पसंद नहीं करेगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर। पर लेफ्ट वाले ये जोड़ना भूल जाते हैं क्या कि उनको भी अपने ओल्ड गार्ड से फुर्सत पानी होगी? हाँ, ये बट देयर आर सेनापतियों के कंधे पे नए सिरे से पतवार नहीं लगाई जा सकती। जी बट सौरभ, इसी में बस एक बात छोटी से ऐड करूंगा, इस बार लेफ्ट के लिस्ट में बहुत सारे यंग फेसेस को उम्मीदवारी दी गई है और पुराने लोगों को बैठाया गया है, तो एटलीस्ट लेफ्ट जानता है कि वो चुनाव नहीं जीत रहा, इस वजह से सेकंड लाइन लीडरशिप बनाने के लिए कुछ कोशिश की है, इतना मुझे लगता है उनके लिए कहा जाना चाहिए। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी को भी पता है कि टीएमसी से आज नहीं तो कल निपट ही लेंगे, पर असली भिड़ंत उनकी लेफ्ट से ही होगी आगे चल के बंगाल में। बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो फाइटर्स हैं या जिनके साथ लड़ाई है वो इन्हीं लोगों के साथ होने वाली है। और बड़ा कॉमिक नहीं होता होगा यार, ये लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में एक दूसरे को
हैं, ऐसी तैसी फेर रहे हैं एक कर दूसरे रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए प्रशांत, आप अपने सेहत का खूब ख्याल रखिए, सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। आप रिपोर्टिंग के लिए आई विल ज्वाइन यू सून ऑन द ग्राउंड। दीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन नेता नगरी। थैंक यू सौरभ, और भविष्य में भी Thank you. आपके Been a pleasure. पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस का हम लोग लाभ लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। नेता नगरी में अब बात होगी राजस्थान के उस सियासी स्कैंडल की, जिसे कई टिप्पणीकार कह रहे हैं कि अखबार के बीच के पन्नों में सिंगल कॉलम की जगह भी नहीं मिलनी चाहिए थी, जबकि कई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके रास्ते कांग्रेस में एक बार फिर से दो फाड़ करना चाह रही है। गोया कांग्रेस में पहले से ही दो फाड़ ना हो और अपनी वापसी की राह तलाश रही है। और कई कह रहे हैं कि एक बार फिर से भाजपा में जो एंटी वसुंधरा खेमा है वो सामने आने की कोशिश कर रहा है, गहलोत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा है पोस्ट बजट सिनेरियो में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। नेता नगरी के दर्शक इन दोनों से भली भांति वाकिफ हैं। पहले पत्रकार हैं, वरिष्ठ कह दूं अविनाश जी, पहले त्रिभुवन जी को कहने की कोई बात ही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय तक राजस्थान की जमीन और राजस्थान की पॉलिटिक्स को करीब से देखने वाले, रिपोर्ट करने वाले त्रिभुवन जी, जो दैनिक भास्कर अखबार से जुड़े हैं। और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं अविनाश कल्ला जी, जो कि हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इनकी हिंदी में एक बहुत दिलचस्प किताब आई है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, जिन लोगों को समझ पैदा करनी हो और जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं पॉलिटिकल किताबें बताइए, उनको मैं स्ट्रांगली वो किताब रेकमेंड भी करूंगा। पहले भी एक बार नेता नगरी में उस किताब को रेकमेंड कर चुका हूं। अमेरिका 2020 इलेक्शन की जो इनकी यात्रा रही 2020 के चुनाव पर, उस पर वो शानदार पॉलिटिकल रिपोर्टाज हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। ऐसे अविनाश कल्ला जी और त्रिभुवन जी, आप दोनों का एक बार फिर से नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सौरभ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब पिछली दफा जुलाई के महीने में 2020 में पायलट खेमे ने बगावत की थी, तब पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे, तो अपने साथ वो लगभग 2 दर्जन विधायक लेकर चले गए, गुरुग्राम चले गए, वो पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। उन दिनों कुछ कथित ऑडियो टेप वायरल हुए थे जिसमें कहा गया कि बीजेपी के अमुक व्यक्ति इन विधायक से बात कर रहे हैं, उन विधायकों से बात कर रहे हैं। अब जब कालीचरण सर्राफ, जो बीजेपी के विधायक, उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछा, तो ये उन्हीं टेप्स की बिना पर पूछा या कुछ नया आया सामने? त्रिभुवन जी। असल में जो राजस्थान की राजनीति है और वो जिस तरह लगातार करवट बदलती रहती है और फिर कुछ उसका नया चेहरा सामने आता है, उसी पूरे संदर्भ में इसको देखना होगा। ये सिर्फ अकेला एक सामान्य और बड़ा सहज सा भोला भाला प्रश्न नहीं था कि एक विधायक जो है विधानसभा में इस प्रश्न को पूछे और फिर उसको विधानसभा से का जो संबंधित सरकार का विभाग है वो उसको जवाब दे। तो ये बड़ा सुनियोजित प्रश्न था और इसका जो जवाब दिया गया वो भी ऐसा नहीं है कि कोई बिना सोचे समझे दे दिया गया। तो ये जो दोनों पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए जब हम इस पूरे प्रकरण के भीतर जाते हैं तो कालीचरण सराफ ने निश्चित रूप से ही राजनीतिक जो फोन टैपिंग का मामला है, पूरा एक तरह से घिरा हुआ मामला है, उससे प्रश्न पूछा। लेकिन कालीचरण सराफ कौन है पहले देखने की ये आवश्यकता है और कालीचरण सराफ ने यही प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि कालीचरण सराफ बीजेपी के जिस खेमे से संबंधित हैं वो खेमा क्यों पूछ रहा है ये प्रश्न, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें भारतीय जनता पार्टी में और उछाली जा रही हैं और जब सरकार की तरफ से बताया जा रहा है और वो कोई इसे इनकार नहीं कर रहे, यहाँ तक कि जो शांति धारीवाल हैं उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं उनके फोन से ये जो है ये पूरा जवाब जो है एक तरह से या जो ऑडियो टेप्स हैं वो बाहर भेजे गए मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि ये जो स्थिति थी, इस स्थिति में कालीचरण सराफ वसुंधरा राजे के खेमे से संबंधित हैं और ये जो पूरा टेप का जो प्रकरण है वो प्रकरण किसी एक विशेष बीजेपी के नेता से भी जुड़ा हुआ है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्योंकि बार बार अभी जो पिछले काफी समय से जब ये
बीजेपी के राजस्थान के दोनों खेमों में जब से ये अंतर्द्वंद हुआ, उनका जो मुठभेड़ें दोबारा से शुरू हुई हैं, और बीच में कई बार ये कोशिश की गई कि इन लोगों के बीच में आपस में सुलह हो जाए, और उधर कांग्रेस में भी सुलह की कोशिशें हुई हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। तो ऐसे में पूरा प्रकरण जब सामने आता है तो एक तरह से ये इसमें जो सारा प्रकरण है वो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के हिस्से में भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई भुला भाला प्रश्न है और सामान्य है, ये बड़ी सुनियोजित राजनीति का हिस्सा है। जी, अविनाश कल्ला जी, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे, खासतौर पे इसी एंगल पर जिसका त्रिभुवन जी ने जिक्र किया कि ये वसुंधरा खेमे की तरफ से अपने अपोनेंट्स को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेलने के लिए था, लेकिन बीजेपी ने इसमें बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सतीश पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाकायदा कहा गया कि सीबीआई जांच की मांग हो। याद दिलाया जाने लगा कि कैसे रामकृष्ण हेगड़े की लोकप्रिय सरकार, जो जनता खेमे की रिवाइवल का एक बड़ा सूचक था, कि हरियाणा में देवीलाल लौटे थे और उससे भी पहले रामकृष्ण हेगड़े लौटे थे कर्नाटक में, और उनको फोन टैपिंग के मामले पे जाना पड़ा था। योर टेक अविनाश कल्ला। एक इसमें जो त्रिभुवन जी का उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक और बात है, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं जी, इलाका अशोक गहलोत का है और आपका भी है, और आपका भी है, मेरा भी, पर मेरा राजनीतिक इलाका नहीं है, मैं सिर्फ एक मतदाता हूं। मैंने कहा कि आप भी जोधपुर से आते हैं। जी जी बिल्कुल आते हैं। तो जो त्रिभुवन जी ने बात कही वो बिल्कुल सही है। उसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, गजेंद्र सिंह फिर से एक टारगेट होते हैं, क्योंकि ये बात अभी से नहीं, ये पहले से चल रही थी। पिछली बार उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो वसुंधरा जी से बात नहीं बनी। गजेंद्र सिंह इस पूरे एपिसोड के बाद थोड़े से मीडिया से और मेन स्ट्रीम से हट गए थे। फिर अभी जब बंगाल चुनाव हो रहे हैं तो वहां वो राजस्थानियों में फिर से घूमने लगे, उनकी फोटोज आने लगे, मारवाड़ी लग रहे। तो ये एक सवाल आता है और फिर वापस याद दिलाया जाता है कि गजेंद्र सिंह फोन टैपिंग में थे। तो बिल्कुल प्लान्ड क्वेश्चन था, उसी हिसाब से गया और कई कंट्रोवर्सी आई। एक और बात है, जिस कैजुअलनेस से शांति धारीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया वो भी गौरतलब है, और ये दिखाती है कि गवर्नमेंट में अशोक गहलोत गवर्नमेंट अपनी सुप्रीमेसी दिखा रही है। आप कह रहे हैं फोन टैप होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने तो 3 नाम भी बता दिए थे, उसी वक्त बता दिए थे, संजय जैन, अशोक सिंह और एक कोई मालानी जी हैं। उन 3 के नाम लोग हैं, ये लोग राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल सर्कल में। ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, बिजनेस मैन लोग हैं। और कहा गया कि सिक्योरिटी इशू था, इसलिए हमारे पास इनपुट्स थे, इनको टैप किया और पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन निकली। ये पूरा किस्सा था। संजय जैन को जेल भी जाना पड़ा, इन 2 को भी जाना पड़ा। मैं कह रहा हूँ शांति धारीवाल ने जिस कैलकुलेटेड और इजी कैजुअल तरीके से बोला कि लोकेश शर्मा ने जो ये वीडियो रिलीज किया इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके पास आया, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। कौन नहीं करता? आपके पास आता है तो आप भी मैसेज फॉरवर्ड ही करते हो ना। पर आप और मैं कैजुअल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। ये मामला विचाराधीन था, काफी सेंसिटिव मामला था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी प्रकरण के दौरान सचिन पायलट खेमे से लोकेंद्र सिंह जो उनकी मीडिया संभालते, और आज तक के शरद कुमार, इन 2 के नाम आए थे कि इन्होंने एक लिस्ट फॉरवर्ड करी थी कि ये फोन शायद सर्विलांस पे, इन्होंने एक लिस्ट फॉरवर्ड करी, वो भी कहीं से आई और फॉरवर्ड करी गई। उन दोनों के खिलाफ एफआईआर होती है, जो कि बाद में एफआईआर हो जाती है। मुख्यमंत्री के ओएसडी बिल्कुल क्लीन निकल जाते हैं। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से कहा हम भी हमारी पूरी मनमानी करेंगे। हाँ किया, अब बताइए। तो बिल्कुल माहौल था, उनको ये माहौल बीच में वापस लाना था। और जिस तरह से भी देखे, इट वाज अ विन विन, इट वाज अ वे टू गिव अ मैसेज कि हमारी सुप्रीमेसी जारी रहेगी, आप कर लो। कई लोग इसको एक किस्म के टैक्टिकल अलायंस की तरह भी देख रहे हैं बिटवीन अशोक गहलोत एंड वसुंधरा राजे टू सेटल देयर पॉलिटिकल स्कोर्स। त्रिभुवन जी, ये बिल्कुल आप काफी सही दिशा में जा ही रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति की भी आपकी काफी अच्छी समझ है। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प बात ये है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कांग्रेस की तरह 2 खेमे हैं। तो जो कांग्रेस का जो एक खेमा है वो कांग्रेस को घेरना चाहता है, सत्तारूढ़ दल को घेरना चाहता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक खेमा है वो अपने कुछ खास लोगों को घेरना चाहता है। तो ये एक बड़ी राजस्थान की राजनीति जो है एक नई करवट पर बैठ रही है।
और वो ये मतलब उसमें सारी चीजें इतनी मतलब उलझ गई हैं कि उसमें आप देखिए कि ये इतना बड़ा विवाद हो सकता था, क्योंकि राजनीतिक लोगों का ही नहीं, निजी लोगों का भी, सामान्य लोगों का भी फोन टैप करना बहुत गंभीर बात है। उसकी निजता का प्रश्न जो पिछले कुछ समय के दौरान देश में जितना मतलब विमर्श का विषय बना है, जितना चिंता का विषय बना है, जिसके कारण आप देखिए कि लोग व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर कहीं और जा रहे हैं और व्हाट्सएप को पूरे अखबारों में विज्ञापन देने पड़े, टीवी में देना पड़ा। तो इतनी जहां सफाइयां दी जाती हैं, निजता का प्रश्न इतना गंभीर प्रश्न है, वहां आप देखिए कि अशोक गहलोत अपना भाषण देने के बाद आखिरी दिन बड़ा मतलब वो एकदम बड़ी सहज तरीके से, जैसे वो मक्खन में से बाल निकलता है उस तरह से वो निकल के चले गए, और उनके कोई शिकन या कोई चिंता, कोई उनको लगा हो कि कोई उन पे प्रेशर पड़ा है, और नहीं है, बल्कि प्रतिपक्ष के नेता जो कटारिया हैं उनके बीच में और बड़े मतलब चुटीले संवाद भी हुए हैं। उनके जो पुराने विधानसभा अध्यक्ष थे और अब जो विधायक हैं कैलाश मेघवाल बीजेपी के नेता हैं और वसुंधरा राजे के खास हैं, वो मतलब बड़ी दिलचस्प बातचीत है वो। तो आप ये जो चीजें देख रहे हैं, इसमें ये लगता है कि सब लोगों ने अपने अपने मजे लिए, सबने अपने अपने विरोधियों को घेरा और उसमें वो विजेता निकले हैं। तो ये एक तरह से स्कोर सेटल करने का मामला है। लेकिन इससे एक जो आंतरिक पहलू जो कांग्रेस की राजनीति से जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो इसमें जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं उसमें आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो अब हर गुट के अंदर भी छोटे छोटे गुट हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए विश्वेंद्र सिंह ने पहले जो सांसद बीजेपी की सांसद है दिया कुमारी, उनका एक ट्वीट जो है उसको रिट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया। तो इसका क्या है कि इसका साफ इम्प्लीकेशन ये था कि दोबारा जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी बर्थ चली जाए। तो अब ये जो चीजें हैं कि एक आदमी चला जाए, मेरी बारी आ जाए, मुझे मंत्रिमंडल में पद मिल जाए, दूसरे को नहीं मिले, तो ये जो कांग्रेस की जो सरकार है उसके अंदर गुट के अंदर लड़ाई है और गुटों के अंदर फिर छोटे गुट बन गए हैं। तो ये एक बड़ा अलग तरह की राजनीति जो है शक्ल दे रही है। बिल्कुल इसी तरह से बीजेपी के अंदर भी दिखाई देता है साफ तौर पर कि बीजेपी में वसुंधरा राजे का अपना दबदबा है, वो वहां प्रभावी ढंग से असर दिखा रही हैं। सतीश पूनिया अलग तरीके से अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं। और गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं उनको तो जितना पहले आ रहे थे या जितनी उतावलापन वो दिखा रहे थे राजस्थान की, वो एक तरह से अभी एक समय ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे चले गए हैं। तो जो हालात हैं वो बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। इसमें एक दिलचस्प जो बात है, अभी पार्लियामेंट में भी ये प्रश्न था, सीपी जोशी ने उठाया था, जो मतलब चित्तौड़ के सांसद हैं, और उसपे केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को कहा कि हम इसको दूध का दूध पानी का पानी या लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। तो कई तरह की राजनीति इसमें चल रही है और कई तरह की जो है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ बीच बीच में आ जाते हैं। लेट मी कम टू द मेन क्वेश्चन नाउ कि सचिन पायलट जो अपने तेवर दिखा रहे थे, वापस से कुछ तस्वीरें ऐसी रिलीज होती हैं कि चौपर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक सचिन पायलट, which says a lot in itself while introducing the leader, साथ में दिख रहे हैं। राहुल गांधी की कुछ सभाओं में साथ चले गए वगैरह वगैरह। लेकिन गहलोत खेमे की तरफ से कोई इस तरीके का पॉलिटिकल सिग्नल नहीं है कि आपको हम वापस से मंत्री बना देंगे, आपको वापस फोल्ड में ले लिया। वो अभी भी एक डिस्टेंस पे रखा जा रहा है। बल्कि कई लोग तो कह रहे हैं कि पहले तो थोड़ा बहुत दखल था भी, पहले थोड़ी बहुत पूछ थी भी, अभी उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि भैया तुम्हारे बिना भी सरकार चल रही है, अच्छे से चल रही है। और एक एक करके, जैसे मैं पिछले दिनों राजस्थान में था तो किसी ने कहा कि साहब गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी सचिन के करीबी हुआ करते थे लेकिन अब गहलोत साहब के करीबी हैं, सारी नियुक्तियों से पहले उनके साथ सलाह मशवरा होता है। इस पूरे फोन टैपिंग के प्रकरण का एक पहलू ये भी कहा जा रहा है कि जो वो मुकदमे लिखाए गए थे उन विधायकों के खिलाफ, उन मुकदमों पे चिट्ठीबाजी हो गई, लेकिन जैसा राजनीति में कहते हैं ना कि कभी किसी को गाड़ते नहीं है, धर देते हैं, पता नहीं कब दोबारा निकालना पड़े। तो सचिन पायलट की इस पूरे घटनाक्रम में पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, कितना वो मुश्किल पा रहे हैं उस रीएडजस्टमेंट को। अविनाश कल्ला जी, आपसे शुरू करेंगे। चलिए, नहीं आपने सही कहा सौरभ, सचिन पायलट बिल्कुल अलग थलग हैं, अभी वेट एंड वॉच वाले सिनेरियो में है। जैसा आपने कहा कि वो फोटोज आए कि
सचिन पायलट, एमएलए सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा जी एक ही चॉपर में। पर उसके इतर उन्होंने एक और अपनी वो शुरू की कि वो भी अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते रहते हैं बीच बीच में। अगर कहीं बैठक में भी जाएंगे तो कुछ सौकारों का हुजूम लेके जाएंगे, फिर वो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आएंगी। उन्होंने जो अपनी रैलीज करी, जो कि बड़ी बड़ी किसान आंदोलन को लेके उन्होंने 3 बड़ी रैलियां कर दी, तो उनकी भीड़ एक अलग। तो वो अपना, चूंकि उनका डायरेक्ट दखल नहीं है, उनकी कोई से नहीं चल रही गवर्नमेंट में, बट जो अपनी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, वो सारी किए जा रहे हैं। पर बात आपकी बिल्कुल सही है, सरकारी कामकाज में कोई भी तरह की जो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट हो, कोई हायरिंग हो, कहीं उनका कुछ नहीं है। अशोक गहलोत की तरफ से उस गुट की तरफ पूरे दरवाजे बंद है और कहीं कैमराडरी नहीं है। पहले जो इक्वेशन थी आज उससे भी बुरी है और दोनों नेता अपनी अपनी पोजीशन पे स्ट्रांगली अड़े हुए हैं। तो वेट एंड वॉच है हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली स्थिति। बट अभी लेकिन ये विधायकों के ऊपर भी तो एक प्रेशर टैक्टिक है कि मतलब इसको बहुत ही सपाट लहजे में कहा है कि गुरु ज्यादा मत उड़ो, हमारे पास तुम्हारा ऑडियो है। हाँ, हमारे पास जो टोन है। अच्छा, एक और है, दोनों इस बीच में ना वो जो अपने पत्ते दिखाने एक हल्की सी झलक, जैसे सचिन पायलट जब अपना वो रैली करते हैं तो अशोक गहलोत भी अपनी तरफ से एक सटल मैसेज भेजते कि इनका ये कोई मंत्री या कोई आदमी उनके साथ है। तो फिर एक हमारे यहाँ के जो लोकल रामविलास पासवान के एडिशन कह दीजिए, रघु शर्मा, जहां सत्ता होती है रघु शर्मा वहां चले जाते हैं। तो बीच में तो हमारा वो मिनिएचर रामविलास पासवान का, तो वो एक कोई बैठक में सचिन पायलट के साथ हो लिया तो फिर खबरबाजी, फिर सचिन पायलट अपने मन से दिखाएंगे अच्छा ये हमारे विधायक जो पिछली बार उधर थे वापस आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत भी एक मैसेज देंगे कि सारी चीज होने के बावजूद देख लो सत्ता हमारे हाथ में। ये चल रही है। और इस पूरी चीज में एक बहुत अच्छी बात है सौरभ, राजस्थान की राजनीति बहुत डल होती थी, ये त्रिभुवन जी भी बताएंगे। काफी समय बाद ऐसी रोचक हलचलें होने को आई और पहले लग रहा था 2020 जो है वो कांग्रेस का साल है, यहाँ फाड़ है। बीजेपी में मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 गठ है, उसमें मल्टीपल लेयर्स है, उसमें कई लोग दावेदारी देख रहे हैं। कांग्रेस में कम से कम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, चैप्टर एंड्स देयर। यहाँ पे वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह, ओम बिरला और भी कई सारे। तो हर आदमी अपनी देख रहा है, पर कई लोग इसमें किसकी चलती है। कई लोग इसमें 2 नाम और जोड़ रहे हैं इस सूची में, जो आपने 4 की सूची गिनवाई। एक तो माथुर साहब जो कभी भाजपा के शक्तिशाली प्रभारी हुआ करते थे, वो हमारे यहाँ के एल के अडवाणी है जी, ऑलवेज सीएम इन वेटिंग। और दूसरा नाम इसमें बताया जा रहा है जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, सुनील बंसल। बिल्कुल करीब है। तो ये लंबी सूची और है। अगर हम देखें तो त्रिभुवन जी शायद इसमें एक आध नाम और जोड़ देंगे। तो कांग्रेस में कम से कम 2 का ही झगड़ा है, यहाँ तो मल्टीपल लेयर फाइट है। जी त्रिभुवन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के विधायकों पर प्रेशर टैक्टिक और बसपा के जो विधायक कांग्रेस में आए, बसपा के जैसे मान लीजिए वो अवाना हैं, वो भरतपुर की एक सीट से विधायक हैं, क्या लाव लश्कर चलता है उनके साथ, सिक्योरिटी चलती है। तो मैंने कहा भाई ये क्यों, ये तो बड़ा अतिरिक्त जलवा दिख रहा है एक विधायक का। बोले नहीं अभी इन सब की बड़ी पूछ है। तो विधायकों की जब एक एक विधायक की बड़ी पूछ है और उसी क्रम में किसी वो जो कैरेट और डंडी वाला जो फॉर्मूला चलता है, आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत सरकार जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं उन पर भी प्रेशर बनाए रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है, और कैसे इस्तेमाल कर रही है, कितना टैक्ट है इसमें? अब जो राजस्थान की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हालात बन गए हैं, उनमें एक बात मैं पहले याद दिलाऊंगा कि राजस्थान में एक बड़ी पुरानी कहावत चलती है कि जब बच्चा रोने लगता है और माँ से रोटी मांगता है तो वो रोटी के लिए रोता है, झगड़ा करता है, भूखा होता है, तो वो माँ क्या करती है कि उसको यहाँ कहते हैं आले में बिठा दिया, मतलब ऊपर वो बिठा देती है, दीवार में कोई एक जगह बनी होती है उसमें। तो वो बच्चा जो है वो मतलब रोटी भूल करके वो कहता है पहले मुझे आले से नीचे उतार। तो वो जो है आले से उतारने के लिए रोता रहता है। तो ये जो अभी जो केसेज हुए और जिस तरह से उलझा दिया सत्ता ने पूरा एक तरह से, जिसके हाथ में जिसके भी होते हैं, वो चाहे वसुंधरा के हाथ में हो, वो चाहे अशोक गहलोत के हाथ में हो, वो चाहे सचिन पायलट के हाथ में हो, तो ये जो राजनीति का एक पैंतरेबाजी है उसमें अशोक गहलोत ने जो है वो बाजीगरी तो दिखाई, वो
जादूगरी तो दिखाई दिखाई है, वो साथ साथ बीच बीच में बाजीगरी भी दिखाते रहते हैं। तो ये जो जो सियासत की जो बाजीगरी है, उसका नतीजा ये निकला है कि अभी एक बार इनकी थोड़ी बहुत सुलह दिखाई दे रही है, ऐसा मैसेज संदेश गया है कि भाई दोनों के बीच में कुछ कुछ सुलह हुई है। और कुछ ऐसे संकेत भी हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सचिन पायलट के खेमे में या उनके जो सिंपैथाइजर हैं या उनमें स्वयं में एक जो बड़ी उम्मीद है वो सिर्फ ये है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं है, सरकार के लगभग 3 साल बाकी हैं, और इन 3 साल में जो ये आगे वाला साल है और खासकर जो 4 उपचुनाव होने हैं, इनके नतीजे हैं, इसके दौरान कितना असंतोष उपजेगा, क्या कुछ होगा, ये इन घटनाओं पे बहुत कुछ निर्भर करता है और उसमें उनकी उम्मीदें भी टिकी हुई हैं। मान लो अशोक गहलोत 4 उपचुनाव लूज कर जाते हैं तो सचिन पायलट थोड़ा उनका रास्ता आसान हो सकता है। अगर अशोक गहलोत 4 सीटें जीत लेते हैं या 2 या 3 भी जीत लेते हैं तो शायद इनकी स्थिति जो है अब जैसी ही रहेगी। तो बहुत कुछ डिपेंड इस बात पे करेगा। फिर मंत्रिमंडल विस्तार का मसला है, तो मंत्रिमंडल जाहिर है कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकेगा, तो जो लोग नाराज होंगे उनसे फिर थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि एक अभी जो 19, 16, 17, 20 जितने भी विधायक उनके खेमे में हैं, वो संख्या बढ़ करके दुगुनी हो सकती है, 1.5 गुनी हो सकती है, वो कितनी होती है। तो बड़ी बड़ी स्थितियां बड़ी जटिल हैं। और सच पूछें तो परिस्थिति मुझे कुछ ऐसी लगती है कि जैसे किसी के पास ट्रेन चढ़ने का समय है, समय बड़ा कम है और गिलास में जो दूध ला करके दिया है वो बहुत गर्म है। तो अब आप उस गर्म जो परिस्थिति है वो काफी कुछ सचिन पायलट के पास समय नहीं है, समय बहुत कम है, क्योंकि एक जो मोटे तौर पे मान लिया गया है या जो राजस्थान की राजनीति का ट्रेंड है उसमें ये है कि आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की होगी, वो कांग्रेस की शायद नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस का अभी जो परिस्थितियां जो बनी हैं जिस तरह की है उसमें एक इस बात को झुठलाने वाली इतनी है कि बीजेपी के अंदर झगड़ा बड़ा बढ़ गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ एक तथ्य और जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत सशक्त और मजबूत है और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत ही कमजोर हो गया है, जिसके भरोसे सचिन पायलट राजस्थान आए थे और राजस्थान में उनकी एक बड़ी ताकत बनी थी, जिस बेस पर वो उनको जो एक मतलब जिससे मौका मिलता था, जहां से वो ताकत शक्ति ग्रहण करते थे, वो जो उसका शक्ति केंद्र है उनका वो बहुत कमजोर हो गया है। उसे शायद अशोक गहलोत ने ज्यादा कैप्चर किया है, ज्यादा अपनी तरफ वहां वर्चस्व बढ़ाया है। तो परिस्थितियां बड़ी उलझी हुई और जटिल सी हैं। इन परिस्थितियों में बहुत कुछ आगे आने वाले समय में जो 4 उपचुनाव होने हैं उस पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। आने वाले समय के दौरान जब मंत्रिमंडल अगले सवाल की तरफ बढ़ता, माफ कीजिए आपको बीच में टोका क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा, तो मेरे पास सवाल अभी बचे हैं तो मुझे लालच और विषयों पे भी आप लोगों को सुनने का है। मेरे 3 सवाल हैं भाई साहब, ठीक है, और आप दोनों भाई साहब लोगों से मुझे उनके जवाब चाहिए। एक सुरगा चला लुटियंस दिल्ली में कि कांग्रेस के पास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या विकल्प हैं, और कहा गया कि जो कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं, तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अनुभवी हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, गुजरात में और कई जगहों पे अपना हुनर दिखा चुके हैं, परिवार का भी भरोसा है उनके ऊपर, आदि इत्यादि। तो उस पे जब हमें जिस सज्जन ने ये बात कही तो हमने कहा कि अब आप अगली लाइन मत ये कहिएगा कि इनको दिल्ली ले आएं और सचिन पायलट सीएम बने, क्योंकि अगर अशोक गहलोत मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक दिल्ली जाते भी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, तो उनकी पहली शर्त यही होगी कि सचिन पायलट सीएम नहीं होंगे, मेरा व्यक्ति सीएम होगा। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू, क्या जयपुर में इस तरह की कभी कोई चर्चा होती है? क्या अशोक गहलोत ये बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकते हैं अगर उन्हें परिवार की तरफ से ऑफर आए तो? सौरभ, ये जो आप कह रहे हैं, आपने लटियंस में एक से सुनी, यहाँ हर दूसरे पत्रकार से आप इस तरह की थ्योरी सुनते रहेंगे। यहाँ कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो सुबह वीडियो में एक थ्योरी देते हैं, शाम को दूसरी दे देते हैं। तो एक अच्छी बात यह है पत्रकारों के लिए और हम सभी कमेंटेटर्स के लिए कि मसाला खूब है। पर जितना अशोक गहलोत को हम समझ पाए या जान पाए, मुझे नहीं लगता अशोक गहलोत ऐसा ऑप्शन लेंगे। और कई सूत्रों से और कई बार वो इंडिकेट कर चुके हैं, कई लोगों से जब बात होती है प्राइवेट में तो उनका बहुत साफ कहना है कि अशोक गहलोत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये ऑफर तो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी था, ऐसा नहीं है कि इस झगड़े के बाद ऐसा ऑफर आया हो।
पर अशोक गहलोत को जितना जानते हैं, देखिए 3 ही पद होते हैं राजनीति या पब्लिक लाइफ में, डीएम, सीएम और पीएम, जिनकी चलती है भैया, बाकी सब पद इर्द गिर्द हैं। तो पीएम बनने का मौका नजर नहीं आ रहा, सीएम पास में है, तो कोई भी पॉलिटिशियन और इतना मजावा कंट्रोल में और इतना मजावा पॉलिटिशियन तो ये बात मानेगा ही नहीं। आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ रुख ही नहीं करते, जब से आप ऐसी हवाएं चलाने लगे हैं। वो मुख्यमंत्री जो हर दूसरे दिन दिल्ली भाग जाते थे, आजकल वो दिल्ली की तरफ देखना पसंद नहीं करते। हम तो सिर्फ हवाओं का रुख देख रहे हैं, हवा चलाने वाले तो और ही लोग होते हैं अविनाश जी। तो वो कई सारी चीजें हैं, पर आप देखिए ये गौरतलब बात है, अशोक गहलोत ने दिल्ली की तरफ अगर आप देखें, कोविड जरूर एक बहाना हो सकता है जब काम होते जाते हैं, पर अब दिल्ली उनका वो फेवरेट स्पॉट नहीं रहा। त्रिभुवन जी इस पे क्या कहते हैं? त्रिभुवन जी देखिए, एक तो जो मतलब अशोक गहलोत अगर आज सीएम है और वो ताकतवर माने जा रहे हैं और वो केंद्र में अगर मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कमजोर होकर के जाएंगे, वो ताकतवर होकर के जाएंगे। और उससे उनकी एक जो सहज बात है, ये जो लोग बड़ा आसान रास्ता देखते हैं, ये बहुत पहले का विकल्प है। ये जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बने थे और राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोगों ने जो एक तरह से ये देखते थे कि सचिन पायलट का भविष्य भी बेहतर हो और अशोक गहलोत भी बेहतर हो और कांग्रेस जो है एक अच्छे दल के रूप में उभरे, तो उन लोगों का ये मानना था एक तरह से कि किसी तरह से अशोक गहलोत को अगर केंद्र में ले लिया जाए और सचिन पायलट एक नए चेहरे के रूप में, नई पीढ़ी के रूप में उनको बागडोर यहाँ की सौंप दी जाए, तो शायद कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि अशोक गहलोत जो है वो इतना इस गेम को अपनी पक्ष में कर लें, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके जिस तरह के रिश्ते बदले, मतलब सकारात्मक हो गए या बदलाव हो गया और वो केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ, तो ये जो एक असंतुलन जो बना, उस असंतुलन के दौरान अशोक गहलोत ने अपने पांव यहाँ जमा लिए। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये रास्ता देखते हैं कि अशोक गहलोत को केंद्र में ताकतवर पद दे दिया जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि जो अशोक गहलोत जिस तरह की राजनीति करते हैं और वो अपने विरोधियों को जिस तरह से आज तक का जो इतिहास है उसमें ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने उनको कभी आगे बढ़ने का मौका दिया। तो उनकी जो राजनीति का चरित्र है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनकी तासीर है, उसे देखते हुए हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि अगर वो ताकतवर हुए तो सचिन पायलट के लिए मुश्किलें होंगी, आसानियां नहीं होंगी। कहीं अगर सचिन पायलट के लिए बेहतर भविष्य का मौका है तो मुझे लगता है दोनों के बीच में सुलह से या सचिन पायलट किसी तरह से अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएं आने वाले समय में, तो उनके बीच में कोई सुलह हो सकती है। जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया नाम की जिक्सा पजल को कैसे सॉल्व करे? बीजेपी कितनी दफा कितने ढंग से ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो पुराने छत्रप हैं, नाउ वी आर ट्राइंग टू लुक बियॉन्ड देम। आप कैबिनेट में किस तरह के मंत्री आते हैं, लोकसभा में टिकट का वितरण देखिए, सारी चीजें देखिए, तो बहुत स्पष्ट समझ में आता है किसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो एक जो ये था एक क्लेम कि साहब जाटों की पॉलिटिक्स, वो एक स्ट्रांग ग्रुप है, और मुझे बताया गया कि उनके अंदर एक ये बड़ा रिजेंटमेंट है कि वो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल ब्लॉक। फिर जैसे उधर से गहलोत खेमे की तरफ से कई बार प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई दो बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन मुझे सुनने को मिले सचिन पायलट के बारे में। एक तो ये कि साहब गुजरों के नेता हैं, और इस एक चीज से हत्ते से उखड़ते हैं सचिन पायलट की, कोई उनको कहते हैं कि साहब गुजरों के नेता हैं, ये राजस्थान के नेता नहीं है। और दूसरा ये कि यार ये यूपी के लोग आके राजस्थान में पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, राजस्थान के नेता कम पड़ गए हैं क्या? खैर वो सचिन पायलट की बात थी। मैं वसुंधरा राजे के केस में ये जानना चाह रहा हूँ, रस्साकशी किस तरह की हुई 2014 के मंत्री परिषद के जिस दिन शपथ थी उस दिन से लेके 2017 का चुनाव, और उस 17 के चुनाव का नैरेटिव कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी। और आप देखिए ये सारी चीजें कि हमारे विधायकों को सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे हैं। फिर और कितने छोटे छोटे सिग्नल्स दिए जाते हैं, साहब वसुंधरा की गाड़ी आई लेकिन वो मुख्यालय के पोर्टिको में तो प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी खड़ी है, तो वसुंधरा को पैदल जाना होगा। बहुत छोटे और बड़े सिग्नल लगातार दिए जा रहे हैं। नेताओं को प्रमोट किया जा रहा है। ओम बिड़ला स्पीकर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं,
मुख्यमंत्री के बेटे को चुनाव हरा के पहुंचे हैं लगातार दूसरी बार। ब्लू आइट बॉय कहे जा रहे थे एक जमाने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। उसके बाद आपके प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और इन सब के बीच ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ फार वसुंधरा कैन गो, हाउ फार बीजेपी कैन गो एंड हाउ फार वसुंधरा राजे सिंधिया कैन गो। क्या वो अपनी अलग पार्टी फ्लोट करेंगी या वो विद इन पार्टी अपनी मसल फ्लेक्स करेंगी, और वो सारी चीजें याद भी दिलाएंगी पुराने लोगों को कि जब बीजेपी एक या दो उद्योगपतियों के चंदे के सहारे होती थी तब ये वसुंधरा की माता जी थी विजया राजे सिंधिया, जिन्होंने पहले एमपी में और फिर पूरे देश में इसके वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली, और कितनी दफा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी अपनी दूरी रखी। तो क्या है दिस जिक्सा पजल? ये जो राजस्थान की राजनीति का जो जिस तरह का अभी सामने सिनेरियो आ रहा है, जो दृश्य बना है, वैसा वसुंधरा राजे के सामने पहले भी आया था। और उस दौरान दिक्कत सबसे बड़ी ये थी, या अब से जो हटकर के जो सिनेरियो था कि उस समय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर था, इस तरह का नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। लेकिन आप ये देखिए कि वसुंधरा राजे में सबसे बड़ी जो उनकी जो ताकत और जो कमजोरियां हैं, वो ताकत ये है कि वो एक बड़े लंबे समय बाद राजस्थान की राजनीति में मिली एक महिला नेता है। तो उनका जो एक बात जो अभी आमतौर पे बहुत बार राजस्थान की राजनीति में भुला दी जाती है, वो ये है कि वो एक महिला होने के नाते अपने आप की ताकत बहुत बड़ी पाती है। राजस्थान की महिलाओं का एक काफी बड़ा तबका जो है वो उनको वहां से ऊर्जा मिलती है, समर्थन मिलता है। दूसरा जो जातिगत सिनेरियो है, जिस तरह से जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुर्जर की समधन, ये एक उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है उससे वो ताकत पाती हैं। और बीजेपी के आंतरिक जो नेता हैं, अभी जब थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, आप कह रहे थे कि 4 नाम सामने आए हैं, 4 नहीं है। एक दिन अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने 9 नाम गिनाए थे, और फिर बाद में हम कुछ पत्रकार बैठे और जब उन 9 नामों को गिन रहे थे तो वो 11 नाम थे, जो बिल्कुल मतलब उन 11 में 5-6 लोग बहुत ताकतवर हैं और बाकी लोग भी कमजोर नहीं है। तो ये करीब 10-11 लोग हैं जो बहुत बीजेपी के लिए जो सबसे बड़े संकट का जो कारण है, या जो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से वो, या वसुंधरा के लिए जो फेवरेबल बात है। कांग्रेस में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का संघर्ष है जो उस पार्टी को मुश्किल में डाले हुए। लेकिन यहाँ तो 11 लोग नहीं भी मानेंगे आप, मतलब जबकि 11 हैं बड़े प्रमुख लोग, उन 11 के बजाय 6-5 त्रिभुवन जी, लेकिन मैं आपको बीच में टोकूंगा कि ये जो 11 लोग हैं, इन 11 में से कितने ऐसे हैं जो सामने आके कन्फ्रंट कर सकें, केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखा सकें, साफ तौर पर दम ठोक सकें, ताल ठोक? एक ही है, उस मामले में एक ही है, और वो वसुंधरा राजे है। और वो देखिए, आप केंद्रीय नेतृत्व को भी, इधर सचिन पायलट ने भी आंख नहीं दिखाई, वो भी कोई दूसरा रास्ता लिया, उन्होंने अलग तरह का विद्रोह दिखाने की कोशिश की, और एक उन्होंने अपने आप को बचा के रखने की कोशिश की कि किसी तरह से मैं पार्टी विरोधी नहीं समझा जाऊं। लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे जो है वो बहुत ही बर्निंग डिजायर के साथ राजनीति में मौजूद है। वो बार बार धमकती हैं, और वो अभी उनका जो ताजा बयान था उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं वसुंधरा राजे, विजया राजे की बेटी, और कौन सी विजया राजे? वो विजय राजे जिसने दीपक जलाया, यानी कि जिन्होंने जनसंघ जो है उसकी स्थापना की, बीजेपी की स्थापना की, दीपक जलाया, कमल जलाया। तो वो एक अपना विरासत का भी पूरा उदाहरण देती है, और ऐसा लगता नहीं है कि अगर उनको इग्नोर किया गया तो वो बहुत आसानी से हट जाएंगी। तो इसलिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, और वो एकदम से हटने वाली नहीं है, और वो खुली चुनौती भी दे सकती है, क्योंकि Can there be a political settlement? Can there be a political settlement where they accommodate Vasundhara Raje Scindia in the central cabinet, और कुछ उनके लोगों को टिकट मिल जाए, कुछ हो जाए, और किसी एक नाम पे वो वीटो कर दें तो कोई दूसरा नाम आ जाए, इस तरीके की चीजें? क्योंकि लॉन्गर रन में वसुंधरा को भी पता है कि उन्हें जो उनके पुत्र हैं सांसद दुष्यंत, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी देखना है, और उन्होंने ये भी देखा है कि अपनी पेरेंट पार्टी से बाहर जाकर बीजेपी में तो कोई सफल नहीं हो पाया है, कांग्रेस में कई सफल हुए हैं, ममता बनर्जी, टीएमसी, है ना, एक लंबी लिस्ट है, शरद पवार, सब लोग। पर आप देखिए कल्याण सिंह ने बगावत की, उमा भारती ने बगावत, ये सब कद्दावर नेता थे। क्या प्रचंड जनादेश लेके उमा भारती आई थी मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? दहाई में कैसे कितनी पहुंच पाए? वही हाल कल्याण सिंह का हुआ, सेकंड फिडल बन के रह गए उन्हीं मुलायम सिंह के, जिनकी तमाम जिंदगी उन्होंने राजनीतिक मुखालफत की थी। तो एक उसकी एक लिमिटेशन भी है कि घर के भीतर रह के कितना विरोध करोगे, और एक बार आपने बाहर पांव रख दिया तो ये बात भी है। लेकिन
सौरभ जी, राजस्थान की राजनीति में एक खास बात है, वो ये है कि राजस्थान की राजनीति में जो 1952 से लेकर के अब तक की सियासत जिस तरह से हुई है, उसमें एक बड़ी पार्टी के लिए बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक अभी बड़ा स्पेस है। और इस चीज की स्टडी जो है पहले आई रिमेम्बर आपने पहले भी ये थर्ड फ्रंट की पॉसिबिलिटी की चर्चा की थी। हनुमान बेनीवाल चाहे तो इस तरह की बातें सुन के हनुमान बेनीवाल और छोटू भाई वसावा बता सकते हैं। तो क्या है कि ये सचिन पायलट और वसुंधरा राजे जैसे जो लोग हैं, ये बड़े कद हैं, बड़े नाम हैं, और इनको पहचान का संकट नहीं है। अब हनुमान बेनीवाल अपने लिमिटेड क्षेत्र के हैं, क्रोड़ीलाल मीणा या देवी सिंह भाटी लिमिटेड क्षेत्र में थे, लेकिन ये बड़े चेहरे हैं, तो इनके साथ एक तीसरा पक्ष आ सकता है। तो ये अगर जब हम देखते हैं इस चीज को, तो वो इनके हाईकमान का एक जो है उनको एकदम इग्नोर करना संभव नहीं दिखाई देता। देखिए, आपने जो कहा कि क्या वसुंधरा राजे दिल्ली आ सकती है सेटलमेंट, ये ठीक उसी तरह की बात है कि क्या अशोक गहलोत दिल्ली चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ओल्ड गार्ड बड़ा टैंडम में खेलता है हमारे यहाँ। एंड यू नो, जस्ट लुक एट द रूल, इट्स नॉट बीन अ बीजेपी और अ कांग्रेस रूल। ये वसुंधरा और अशोक गहलोत की सरकार पिछले 20 साल से चल रही है, पर हाँ, वो अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगी और उन्होंने ये मंसूबा क्लियर किया। आज से पहले वसुंधरा राजे हमेशा चौथे साल के बाद एक्टिवेट होती थी। ये यात्राएं वगैरह सब चौथे साल का काम है कि हाँ, अब हम आएंगे, हमारी ओरेटरी होगी, हमारा एक जज्बा होगा और आएंगे। इस बार बीच में आके उन्होंने ये बहुत क्लियर मैसेज दिया। एंड डिस्पाइट द डिफाइंस, अरुण सिंह आए दिल्ली से, जेपी नड्डा आए, सॉरी, उन्होंने कहा कि एकला चलो नहीं चलेगा। वो सब बातें ठीक है, वो सारी बातें उन्होंने सुनी, पर उन्होंने अपनी यात्रा जो 8 से करनी थी वो 7 से शुरू करी और 2 दिन किया। उन्होंने अपने नंबर फेंके, उनकी तरफ से लिस्टें भी जारी हुई कि ये लोग हमारे साथ हैं। तो वसुंधरा राजे इतनी इजीली इस पॉलिटिकल स्पेस को नहीं छोड़ेंगी। चलिए, आप दोनों लोगों ने ये कांग्रेस के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। ये कांग्रेस के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है कि अगर वो अपनी राजनीतिक पहचान, बिकॉज पिछली बार 21 पे सिमट गए थे वो लोग, इस बार का जो हालात है वो लग रहा है कि वो रिकॉर्ड ना टूट जाए। बट बीजेपी की इनफाइटिंग, अगर कांग्रेस अपने अंदर का कलह सुलझा लेती है तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अविनाश जी, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं इन सब के बीच कि नेताओं की आपसी गुटबाजी, गिरोहबंदी, कलह जो कुछ भी हो, लेकिन अभी भी बीजेपी के पास ब्लॉक और बूथ के लेवल पर बहुत मजबूत इलेक्शन मशीन बिल्कुल है। संसाधन, नरेंद्र मोदी और एंटी इनकम्बेंसी, ये 4 चीजें हैं अभी भी। नहीं, ये चारों रहेंगी सर, बिल्कुल। और आप इसी चीजों का देखिए, वसुंधरा राजे तीसरे ही साल में एक्टिव हो गई है। उनको सब ये चीजें पता है, उनकी तरफ से अपने मैसेजेस जाने शुरू हो गए। शी नोज शी इज फाइटिंग अ टफ बैटल, शी हैज सर्वाइव्ड इट वंस लास्ट टाइम गजेंद्र सिंह जी वाले एपिसोड में। इस बार उनके लिए भी मुश्किल होगी, बट वो वसुंधरा राजे है, वो लड़ेंगी अंत। चलिए, त्रिभुवन जी, आप कुछ कह रहे थे? वन पार्टिंग नोट। बस छोटा सा कह रहा था कि जो वसुंधरा राजे हैं, उनका बहुत बार ये बयान आता है कि मैं राजस्थान की मिट्टी में जन्मी हूँ, यहीं पैदा हुई, मतलब यहाँ आई हूँ और अब मैं यहाँ से इसी मिट्टी में मिलूंगी। जो इस तरह के उनके बयान रहते हैं बीच बीच में, वो साफ तौर पे उनकी जो बर्निंग डिजायर है, नेतृत्व को संदेश होता है, वो संदेश होता रहता है। तो ये जो सिनेरियो है वो काफी कुछ इस तरह का है। और बाकी 4 चीजें आपने बताई। धन्यवाद जी। और उन्होंने अपनी फ्लैम्बॉयंस नहीं खोई जी। चलिए, अब ये सब तो राजस्थान में 2 बरस बाद जो चुनाव होंगे उसमें, बस 2 बरस आपको ऐसी खबरें बीच बीच में आती रहेंगी कि नेता नगरी में आप राजस्थान डिस्कस करें, वरना हम अमूमन आते नहीं थे। हम 5 साल वाली, हम पंचवर्षीय योजना थे। नहीं, देखिए भाई साहब, ये पंचवर्षीय योजना लल्लन टॉप के पहले रही होगी। लल्लन टॉप का ये बड़ा खास ध्यान रहता है कि किसी भी राज्य में, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो तो उस पर जरूर बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया डेवलपमेंट करने लगे। हाँ, और आप लोग हमें खबरें देते रहिए। मतलब एक पॉलिटिकल रिपोर्टर क्या चाहता है, यही चाहता है कि खूब ब्राउनियन मोशन होता रहे। थैंक यू सो मच नेता नगरी में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। नेता नगरी के सेगमेंट में बात करेंगे बिहार की, जहां पर कई दिलचस्प चुनावी तब्दीलियां हो रही हैं। चुनाव के बाद की तब्दीलियां, माफ करिएगा, सियासी तब्दीलियां हो रही हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा जो एक बड़ी महाजोट बनाकर अपने आप को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किए थे, वापस से अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार के पास चले गए हैं। एक बार फिर से फिजाओं में लव कुश समीकरण की गूंज है। इन सब के बीच उनकी अपनी पार्टी आरएलएसपी में थोड़ा बहुत बगावत भी हुई। उधर मुकेश सहनी है, एक और उभरते हुए नेता,
जो गवर्नर हाउस पहुंच गए अपने विधायकों के साथ, तो नए सिरे से तापमान बढ़ने लगा, जो वैसे भी बढ़ रहा है और पटना का उस वक्त ज्यादा बढ़ने लगा। इन सब के बीच विधानसभा में भी तुर्शियां देखी गई, तेजी देखी गई। कभी कोई विधानसभा अध्यक्ष को चुनौती दे रहा है, व्याकुल शब्द के नए सिरे से मायने खोजे जाने लगे, मीम बनने लगे। तेजस्वी यादव किसको मुक्का दिखा, तेजस्वी यादव को कौन मुक्का दिखा रहा है, तेजस्वी यादव किसको क्या कह रहे हैं, कौन गांधी मैदान में फरियाने की बात कर रहा है। इसी तरह की बात आज से 2540 एक साल पहले रामविलास पासवान ने की थी संजय गांधी से कि आके कनॉट प्लेस में फरिया लीजिएगा, तो हमको वो प्रसंग भी ध्यान आ गया। इन सब मसलों पर बात करेंगे विस्तार से। नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, इस पर, विधानसभा अध्यक्ष को क्यों गुस्सा आता है, इस पर, मंत्रियों की बात, प्रतिपक्ष की बात, सब बात हमारे साथ इन सब बातचीत को करने के लिए मौजूद है बिहार में पटना से जुड़े संतोष कुमार सिंह, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में असिस्टेंट एडिटर और 2 चर्चित किताबों के राइटर, जिसमें से पहली किताब है जो बिहार की पॉलिटिक्स पे, एक किताब जो हाल में आई है जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं और जिसके किताब वाला का आप सबको और संतोष सिंह को भी इंतजार है, जेपी टू बीजेपी, वो किताब जो सेज पब्लिकेशन से आई है। और दूसरी किताब, माफ करिएगा, जो पहली किताब है उसका भी कई बार जिक्र हो चुका है बिहार की पॉलिटिक्स पे, और मेरे टाइटल मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, बिहार रूल्ड और मिसरूल्ड, रूल्ड और मिसरूल्ड, जिसका हिंदी में भी अनुवाद आने वाला है बहुत जल्द। तो रूल्ड और मिसरूल्ड ब्लूम्सबरी से आई है और हिंदी का अनुवाद वाणी प्रकाशन से आ रहा है। तो ये संतोष सिंह, क्या बात है, आपने अनाउंस कर ही दिया। अच्छा, मुझे लगा कि ये पता होगा अभी लोगों को। नहीं, आपने अनाउंस कर दिया, यही अनाउंस हुआ है अभी। चलिए, तो सबसे पहले पहला सवाल, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा किस पॉलिटिकल अलाइनमेंट के तहत वापस आए? क्या उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था? और नीतीश ने फिर से बड़ा दिल कैसे दिखा दिया? क्योंकि बड़ा दिल दिखाना था तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ही दिखा देते, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से जाते ही नहीं। तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ? दोनों की यात्राएं पूरी हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा की भी यात्रा पूरी हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, दोनों कर्पूरी ठाकुर के साथ राजनीति शुरू करते हैं। नीतीश कुमार भी लोकदल में, वो भी एक यंग लीडर के रूप में थे। उसके बाद जो दूसरे इनके नेता बने वो नीतीश कुमार के ही मेंटोर बने। आप जानते हैं कि समता पार्टी में जब आए, जब एक सीट जदयू और के मर्जर के बाद जो है समता पार्टी के बाद जदयू मर्ज होकर बड़ी पार्टी हो जाती है, तो सुशील कुमार मोदी को हटा करके इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। तो तभी से ये ब्लू आइड 2004 से बने, तो 4 से 7 तक रहे। फिर उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो गई। दिल्ली में, आपको बीच में रोक के कहूं कि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नेशनल ब्यूरोज में तभी पहली बार चर्चा में लिया जाता है कि ये कौन है जिसको सुशील मोदी को हटा के और नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, नीतीश का खास, जॉर्ज साहब का खास, वगैरह वगैरह। एकदम। तो उसी समय, और मैंने चर्चा पहली किताब में भी चर्चा की है कि नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आप कुशवाहा टाइटल लीजिए, उपेंद्र सिंह लिखा करते थे। तो एक लवकुश कॉम्बिनेशन उसी समय से चल रहा था। और आप जानते हैं कि कहाँ घूम करके आए, एनसीपी में गए, अलग पार्टी बनाए, फिर एनडीए में 2013 में ऐसी स्थिति थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट आती है, उनकी पार्टी को 3 सीट आता है 2014 के लोकसभा में। लेकिन 15 से सारा मामला बिगड़ जाता है जब उनकी पार्टी को 2 सीट आता है। फिर वो दूसरे कॉम्बिनेशन में जाते हैं, नीतीश कुमार की वापसी होती है, तो बीजेपी को उनकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम लगती है। फिर अराजक में जाते हैं, वहां दाल नहीं गलता है, वहां कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। 19 इनका खराब रहता है, 20 खराब रहता है। लेकिन 20 खराब होने के बावजूद भी करीब 30 सीट ऐसे हैं जहां की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 5000 से लेकर के 39,000 तक वोट्स लाए। यही कैच है। इसी सीट्स ने, चाहे वो शाहाबाद रीजन का सीट हो, मगध का हो या नॉर्थ बिहार के सीट हो, कम से कम 10 से 15 सीटों पर जदयू अगर परास्त हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर के कारण हुआ है, रादर देन की बीजेपी और लोजपा फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि एक ही कोर कंस्टिट्यूएंसी को, लवकुश कंस्टिट्यूएंसी को वो दोनों शेयर करते हैं। तो दोनों थक गए हैं। नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि सिर्फ हम लव की राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब आरसीपी को बना दिया आपने नेशनल प्रेसिडेंट, लेकिन उनको एक बड़ा नेशनल फेस अपने अलावा चाहिए था। अब दोनों के पास नोवेयर टू गो है। अब दोनों को एक दूसरे की किसकी ज्यादा जरूरत है ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा की यूटिलिटी है कि सबसे पहले जो अपनी जो कोर कंस्टिट्यूंसी है लव को, उसका कंसोलिडेशन करीब 10% के आसपास से, कोई 9 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं,
और उसमें आप ईबीसी जोड़ करके जो कुर्मी कुशवाहा वोट, जो लोग ये नहीं समझ रहे हो, कई लोगों के लिए हो सकता है, नेता नगर कुर्मी कुशवाहा, कुर्मी और कोयरी जो कि ओबीसी हैं, इस्तेमाल होता है, वो कुर्मी कोयरी ओबीसी के लिए इस्तेमाल होता है बिहार में। हाँ, उसी के लिए इस्तेमाल होता है, उस कंसोलिडेशन के लिए। लेकिन यहाँ ये है कि नीतीश कुमार वो गलती नहीं करेंगे जो प्रशांत किशोर वाले मामले में हुआ, कि अब की उनके जो दो अब ऑफिशियल नंबर 2 हो गए, आरसीपी हो गए और कुशवाहा हो गए, इन दोनों के बीच में पावर बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कैसे अनफोल्ड करेंगे, इसीलिए वो पूरा अवॉइड करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो दोनों को जो दिया जाएगा असाइनमेंट वो अलग अलग होगा। नहीं तो अभी तो संसदीय बोर्ड का मुखिया बना दिया है ना उपेंद्र कुशवाहा, संसदीय बोर्ड का मुखिया बना गया। ये पद पहली बार सृजित हुआ है, जदयू ने ऐसा पद कभी नहीं दिया था। प्रशांत के मामले में भी हुआ था, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का पद कभी नहीं दिया गया था। ये इसीलिए कि डायरेक्टली नीतीश कुमार को रिपोर्ट करें, उनको रिपोर्ट नहीं करना पड़े। और विधान परिषद दे दिया उनको। विधान परिषद देखिए 12 सीट खाली था, मान लीजिए कभी इनको सेकंड थॉट आएगा कि एजुकेशन का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, कभी मंत्री बनाया जाए, तो एक बैकअप प्लान के तहत अभी निकट भविष्य में कुछ होने वाला नहीं था, उनको गुड ह्यूमर में रखना चाह रहे हैं। तो उनके चेहरे नीतीश कुमार जब ज्वाइन कर रहे थे ये कुशवाहा जी, तो उनके नीतीश कुमार के चेहरे का रेडियंस बड़ा रियल लग रहा था, वो पॉलिटिकल रेडियंस नहीं लग रहा था। वो लग रहा था हाँ कि हमको कुछ पार्टी में आया है। जब आप जब नंबर 3 स्लॉट पर हैं, बीजेपी आपको चिढ़ा रही है, आरजेडी कहती है कि क्या हो गया आपका चेहरा, तेजस्वी कहता है आप तो बोलते थे कि आपके चेहरे के कारण हमको सीट आया था, इस बार क्या हुआ, इस बार तो आप नंबर 3 पर है। तो इन सब के बावजूद क्या हुआ कि उनको लगता है कि ये आया तो हम अपना कंसोलिडेट कर सकते हैं, और अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो मेरा जो गट सेंस है 25 के ये सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। कोई मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है। जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जदयू के फेस हो सकते हैं, नॉट आरसीपी। मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा और आरजेडी अपनी दावेदारी अब छोड़ेगी नहीं, है ना? पर पॉलिटिक्स है, यू आर वेरी राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये विधानसभा में जो 2-3 चीजें हुई कि वो राम मूरत राय मुक्का दिखा रहे हैं, फरियाद लेंगे, ये कर लेंगे, तेजस्वी यादव एग्रेसिव हो रहे हैं, फिर आरजेडी के लोग वेल में आ रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार गुस्सा रहे हैं, क्या क्या हुआ इस बार सत्र में? बड़े नई नई चीजें, बहुत कुछ सत्र में हुआ। सत्र में देखिए एक चीज बहुत डिस्टिंक्ट हुआ कि तेजस्वी हैज इमर्ज्ड एज ए लीडर। अच्छा, तेजस्वी इस बार असर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, थोड़ा सा उसमें एग्रेशन का एलिमेंट कुछ ज्यादा है। वो एग्रेशन का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब संसदीय प्रणाली के हिसाब से अगर सोचें तो ये हो सकता है। दोनों तरफ से प्रोवोक हो रहे हैं, बात बात पर इंटरवीन कर रहे हैं और बेटर प्रिपेयर्ड होकर के आ रहे हैं, डाटा के साथ आ रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं। उन कुछ अच्छे लोगों को उन्होंने पार्टी में साथ में लाया है जो उनको अच्छी फिगर्स दे रहे हैं, और थोड़ा रिसर्च वर्क उनका कुछ बेटर हो रहा है। तो नीतीश कुमार के अपोजिट वो असर्ट कर रहे हैं। एक बड़ा सिंबॉलिक है, नीतीश कुमार ने उनको कहा कि जब शुरू में बोलने शुरू हो रहे थे तब तो आप गोद में थे बोले, कुछ दिन के बाद वाकया होता है तो नीतीश कुमार विधान परिषद में गुस्सा आ जाता है, तो दूसरा आदमी जो है वो बीपी मापने की मशीन लेकर के आता है, वो कहता है बूढ़ा हो जाता है। तो ओल्ड एंड यंग का जो है ना वो सिंबोलिज्म पूछ जाती है। अच्छा मुझको आप बोलते हैं कि गोद में बच्चे थे, आप भी अब बूढ़े हो गए हैं। तो ये चीज जो है पॉलिटिकली इस चीज को आरजेडी भी अब रिबटल कर रही है अपने हिसाब से, और एक असर्शन है। और मुझको लगता है कि थोड़ा सा बेटर ढंग से विधानसभा का और संचालन हो सकता था। ऑल पार्टी मीटिंग, क्या पता नहीं कि कहाँ चूक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा टेम्पर देख रहे हैं, आप अभी चर्चा कर रहे थे, सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे थे, उनके बारे में हुआ, जिसमें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को कहना पड़ा अपने कि भाई कि आप ज्यादा संरक्षण जो है उनको विपक्ष को ज्यादा दे रहे हैं। तो ये तकरार हुई है जो कि इधर हाल के दिनों में नहीं हो रही थी। तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा है कि वो भी फर्स्ट टाइम बने हैं, बहुत नए एमएलए बने हैं, बहुत नए मंत्री बने हैं। तो मुझको लगता है थोड़ा सा संक्रमण का उसमें काल है, सीखने का समय है, इसके कारण थोड़ा ज्यादा कुछ हो रहा है विधानसभा में। क्या हम ये कह रहे हैं कि जो तेजस्वी पे पहले बात लगी कि इन्होंने बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू की विधानसभा चुनाव की, 5 साल हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव हारने के बाद भी लगातार सक्रिय हैं विधानसभा के अंदर और बाहर? एकदम सक्रिय है। बीच में दिल्ली चले जाते हैं, इसको शिकायत करते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है टिके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं
तो इंटरवीन करते हैं कि आपका प्रश्न पूरा नहीं है, आपने पूरा जवाब नहीं दिया, ये मेरे पीरियड का ही था, इसके बाद वाला मैं जब उप मुख्यमंत्री था उसके बाद आरसीडी में क्या हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, वो बताइए। तो इनका अब इंटरवेंशन फ्रिक्वेंट है। बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं कि आप कहाँ पे आपको मोर्चे बनाने होते हैं, मीडिया में, सदन के अंदर और सड़क पे, मतलब जो 3 मोर्चे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा समय आ रहा है, भले ही मैं कुछ तरीके चूक गया, लेकिन आई हैव अराइव्ड, और उस चीज को मैक्सिमाइज। उसी में क्या क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी बीच में एग्रेशन हावी हो जाता है, तो कभी कभी स्थिति ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एक सीनियर मिनिस्टर है विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी बराबर इंटरवीन नहीं कर सकता, उसके भी नियम्स हैं, उसके भी रूल्स हैं कि भाई आप कितना कर सकते हैं। तो उसमें स्पीकर को उनको ये करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा कि इतना देर के लिए पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें भी चल रहा है। तो बीच के एपिसोड के बाद मुझे लगता है कुछ मीटिंग्स हुई है, तो कुछ मामला थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब इम्प्रूव करेगा। चलिए, ये तो तेजस्वी की बात हो गई। नीतीश कुमार, लगातार चर्चा होती रहती है, कितने दिन और कितने महीने और, अब कौन सा फैसला, अब बीजेपी की तरफ से क्या पुश एंड पुल हुआ। ये जो विधान परिषद की 12 की सूची है, इसमें बीजेपी के लोग ज्यादा चले या जेडीयू के? मुझे जनक राम जैसे कई नाम तो दिखे हैं। 6-6 बराबर हैं। अच्छा, आप देखिए एसर्ट, देखिए नीतीश कुमार ने अपनी कम संख्या के बावजूद भी एसर्ट किया है, चाहे वो अच्छे मंत्रालय लेना हो, कोई भी मंत्रालय जो हम सोच रहे थे, लोग स्पेकुलेट मीडिया कर रही थी और लोग कर रहे थे कि होम दे देगा, एजुकेशन दे देगा, एक भी नॉट अ सिंगल मिनिस्ट्री जो उनके पास था ढंग का, उन्होंने कंसीड बीजेपी को नहीं किया है। संख्या में देखिएगा, जो पिछली बार था वो सारे रखे हैं। और ये काउंसिल वाली जो बात चल रही थी कि 7-5 कुछ बोल रहे थे कि एलआई को भी देंगे, ये करेंगे, लेकिन वहां भी ही पुट डाउन। तो नीतीश कुमार अभी कंप्लीटली असर्ट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हाल फिलहाल तक परेशान नहीं करेगी। How unprecedented was it his outburst in विधान परिषद? वो जो आप बता रहे हैं कि जिसमें कि एक एमएलए को उन्होंने ये किया था, जी आरजेडी के, सॉरी एमएलसी को किया था जी। वो प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो प्रश्न किसी और का था, और बीच में इंटरव्यून ये कर दिया। तो इनका ये कहना था कि आपको, यू आर नॉट कन्वर्सेंट विद द रूल्स, लेजिस्लेटिव जो रूल्स हैं वो पहले पढ़ के आइए। तो वो थोड़ा सा गलत नहीं थे, अगर नियम के हिसाब से कहें, इज द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने इंटरप्ट किया। थोड़ी सी भाषा उनकी नर्म हो सकती थी। अच्छा, गुस्सा नहीं पहले उतना आता था, अब थोड़ा सा गुस्सा आता है। अभी देखते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जब होता है तो हाउस के अंदर में जाकर मुख्यमंत्री के वो चैम्बर में भी लगा रहता है, आप देखते हैं वहां से देखते रहते हैं, लेकिन जब होता है कि नहीं मेरे जाने की जरूरत है तो तुरंत आ जाते हैं। तो वो अपना जो पोजीशन उन्होंने असर्ट किया है एक नंबर 3 स्लॉट होने के बाद, उनको लगता है कि नो आई हैव असर्टेड अगेन, तो वो उस चीज को लूज नहीं करना चाहते हैं, वो मोमेंटम को बनाए रखना चाह रहे हैं। और बीजेपी का भी जो केंद्रीय आला कमान है, जो वहां के प्रभारी महासचिव हैं भूपेंद्र यादव या दूसरे नेता, वो बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि भाई ये आप लोगों का स्पेकुलेशन है कि नीतीश कितने समय रहेंगे, कितने समय नहीं रहेंगे। एनडीए की सरकार और नीतीश सीएम, ये 5 साल का प्रबंधन है, ऐसा वो जोर देकर अभी कहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के प्रबंधन में कहाँ गड़बड़ हो रही है? देखिए, मुकेश सहनी और आप मांझी भी जोड़ लीजिए, आप मांझी जी ने बोल करके जोड़ के लीजिए। जब 12-12 दिया तो मांझी जी की प्रवक्ता दानिश जवान ने कहा, पूरा वीडियो जारी करके, कि हमने सीएम को अधिकृत किया था परिषद की सीट के, लेकिन हम लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हम लोग मतलब हमको और मुकेश सहनी को, दोनों को 4-4। अब देखिए संख्या, देखिए संख्या इनकी 127 हो गई है। एक इंडिपेंडेंट का ले लिया, एक बीएसपी का आ गया, टोटल 1। इनको 122 ही चाहिए, 5 है इनके पास स्पेयर। मांझी के पास 4, सहनी के पास 4, दोनों में से एक निकल जाता है तो भी सरकार नहीं गिरेगी। दोनों निकल जाएंगे तब सरकार को संकट है। दोनों निकल जाए और दोनों के साथ उनके सारे के सारे विधायक भी चले जाएं। हाँ, दोनों के साथ। ये बात वो दावे के साथ कह सकते हैं? एकदम, विधायक भी आपने पूरा इशारा सही कर दिया, क्योंकि विधायक भी उनके हैं कि नहीं है ये उनको पता करना पड़ेगा जी। तो वहां भी मामला फंसा हुआ है। तो अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब इनकी जो है वो नहीं चलेगा, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग अभी फॉर नाउ नहीं चलेगा, कि इनको एमएलसी सीट भी एक दे देते। वो उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों को मिल जाएगा, मंत्रालय भी एक एक्स्ट्रा मांग रहे थे, वो नहीं मिला। हो सकता है कि आयोग और जो बहुत सारे निगम बोर्ड से बचे हुए हैं कुछ अगर होंगे तो बाद में फ्यूचर में दिए जा सकते हैं,
लेकिन ये सारी चीजें उनको बैलेंस में, उनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है, इन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हम लोग असर्ट करें, ये बीच बीच में चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को कोई खतरा है। अच्छा, एक आखिरी चीज, बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष है, पहली दफा है इस पूरे नए पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन में, जिस तरीके से मंत्री ने अपने ही विधानसभा अध्यक्ष के लिए बातें कही, ये तो मतलब क्या ये एक बड़े सुगबुगाहट और अनकंफर्ट की निशानी है या हीट ऑफ द मोमेंट था कि उन्होंने बोल दिया? क्योंकि सदन का और सदन में भी जो आसन का सम्मान है, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो चाहे सदन के अंदर हो, उसका बड़ा महत्व रहता है। ये अनफॉर्चुनेट था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। व्याकुल शब्द का जो इस्तेमाल किया और तुरंत तत्क्षण कहा कि ये शब्द आपको वापस लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि आपने ऑनलाइन अपलोड किया, कितने क्वेश्चंस हैं, ये कहा कि नहीं हमारे 16 में से 14 क्वेश्चंस हैं, वो कर रहे थे नहीं आपके 11 है। सिर्फ ये टेक्निकल बात थी और उनको पलट के जवाब दिया। तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा सम्राट चौधरी की खबरें आई कि वो बहुत नाराज हो गए, वो बोले मैं इस्तीफा दे देता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष बोले, फिर उप मुख्यमंत्री वगैरह मनाने गए, वो सब क्या हुआ था पटना में? नहीं, उसके बाद हुआ मैंने तुरंत ये हुआ क्या ना कि अगर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा है ना, विधानसभा विजय सिन्हा है, पहले मंत्री थे, लखीसराय से एमएलए हैं और चौथी बार हैं, और वो उनकी उम्र मंत्री बनने की लायक थी, लेकिन भाई उनको दिया गया कि भाई आप बन जाइए। किसी और का नाम चल रहा था, तो बाद में कुछ एक फार्मूले के तहत उनका नाम आया। किसका नाम चल रहा था बता भी दीजिए। अब बीच में अब नंदकिशोर यादव का चल रहा था, नंदकिशोर यादव चल रहा था, प्रेम कुमार चाह रहे थे कि मिल जाए, फिर लेकिन सोशल कम्युनिकेशन, दोनों लोग तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। हाँ, एकदम लास्ट तक तो नंदकिशोर यादव का चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा कास्ट समीकरण को, सोशल कम्युनिकेशन को देख करके अब ये सब कुछ बैलेंस किया गया। तो ये जब बन गए तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम बने हैं और विधानसभा के रूल्स, प्रोसीडिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, ये भी नई चीजें वो भी सीख रहे होंगे, कन्वर्सेंट हो रहे होंगे। लेकिन मुझको लगता है इस एपिसोड में सम्राट चौधरी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो अवॉइड किया जा सकता था, उनको तुरंत रिएक्ट नहीं करना था। उसके पहले के भी एपिसोड थे तो वो लोगों को लगा कि यार अपने स्पीकर के अगेंस्ट में लड़ रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हिट ऑफ द मोमेंट था, थोड़ा सा लैक ऑफ मतलब रूल्स के प्रति आप ज्यादा थोड़ा, इन लोगों को व्यवस्था का क्या प्रश्न है उसको बढ़िया से गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। और बीजेपी का सुशील मोदी के जाने के बाद एक सर्वमान्य नेता वाली जो बात होती है ना कि एक लीडर हु कमांड्स रिस्पेक्ट जो होता है, वो चीजें कहीं न कहीं मिस कर गई है। दोनों डिप्टी सीएम हैं, चेयर में ऊपर हैं, लेकिन इट इज नॉट अ वेरी कंसेंसस लीडर जिनके खड़े होने के बाद से वो एक अथॉरिटी कमांड करे, वो बीजेपी इस चीज को मिस कर रही है कहीं न कहीं। ये मैं पहली बार ये विधानसभा में देखा। और जैसे शाहनवाज हुसैन वगैरह भेजे भी गए तो उनको भी थोड़ा भी समय लगेगा पटना में अपनी। शाहनवाज हुसैन को भेजा गया है, उनको एक अलग रोल दिया गया है, उनको अलग काउंसिल से गए हैं, अलग रोल दिया गया है, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया है, तो उनको ये नहीं दिया गया, डिमार्केट नहीं किया गया ना कि भाई आप टॉप लीडर्स में से हो, तो वो उस लाइन में उनको नहीं बताया गया है, तो उस तरह से वो असर्ट भी नहीं करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, मेरा ये कहना मतलब एक कमांड करें ना, वो कमांड नहीं हो पा रहा है। फ्लोर मैनेजमेंट, अपने सब लोगों को क्या करना है, कहाँ छुपाना है, सब। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि हालांकि प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया है कि वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ देंगे अगर बीजेपी 3 डिजिट्स में जाती है वगैरह वगैरह, पर ये जो और संभावित प्लेयर्स थे, क्या वो अभी कहीं सुर्खियों में हैं? कन्हैया कुमार हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, पुष्पम प्रिया हो गई और असदुद्दीन ओवैसी हो गए, इस तरीके के जो प्लेयर्स थे। अभी देखिए सब साइड लाइन्स पर हैं, अभी कोई संभावित प्लेयर की अभी कोई संभावना अभी नहीं बनती है। अब ये चीजें हैं, मुझको लगता है कि 22 के बाद अनफोल्ड होगी, बंगाल और यूपी के बाद अनफोल्ड जी। अगर इफ बीजेपी इज एबल टू अपसेट टीएमसी, सपोज अगर हो, तब बहुत चीजें बदलेगी। और इफ बीजेपी रिटेन्स बीजेपी इन यूपी, तब चीजें बदल सकती है फास्टर देन वी थिंक। यस, सो बंगाल एंड यूपी इलेक्शंस आर वेरी की फॉर अस एज वेल एंड फॉर द नेशनल पॉलिटिक्स। संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सौरभ, एज ऑलवेज। नेता नगरी में अगला सेगमेंट है जवाबदेही, जिसमें जनता के सवाल होते हैं और हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल इंद्रदेव का है, पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को लेकर मुख्यमंत्री सीरीज कब आएगी? मुख्यमंत्री सीरीज पर काम शुरू हो चुका है, 10 से 11 एपिसोड की ये सीरीज होगी जो आपको अप्रैल के पहले हफ्ते से
अपने नजदीकी सिनेमाघर में नहीं, आपके नजदीकी ई स्क्रीन पर, आपके टैब पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर नजर आएगी ललन टॉप की वेबसाइट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगला सवाल सागर सेठी का है। माय क्वेश्चन, प्रेडिक्शन फॉर बंगाल इलेक्शन। सागर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल लगातार पूछा जा रहा है और 2 मई तक पूछा जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, एक जमाना था जब अपन ट्विटर पर पोल प्रेडिक्शन करते थे, वो सही भी हो जाते थे और उनके स्क्रीनशॉट्स चलते थे, लेकिन अब हमने इनसे परहेज कर दिया है। अब मैं नंबर देने से परहेज करता हूं, लेकिन वेस्ट बंगाल सरप्राइज देने के लिए तैयार है। बस स्क्रिप्टिक मैसेज को समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अंकुर कौशिक का सवाल है कि आपको लगता है कि आप सरकार का देशभक्ति बजट ये दिखाता है कि आने वाले कुछ सालों के लिए नॉन बीजेपी पार्टीज का सत्ता में आने या बने रहने के लिए सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की जगह नेशनलिज्म की तरजीह देनी पड़ेगी? अंकुर, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। एक जो सेंटर है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है और बिना अपने आप के क्रेडेंशियल्स नेशनल दिखाए, बिना राष्ट्र धर्म की बात करे, अब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी के वोटों पर दावा नहीं कर सकती है। आप और सारे मुद्दे लेकर आएंगे, कभी विकास के मुद्दे, कभी सुरक्षा के मुद्दे, कभी रिजर्वेशन और दूसरे मुद्दे, लेकिन इस एक प्लैंक पर आपको मजबूत दिखना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी लगातार ये कर रही है, इसीलिए वो बीजेपी के मुकाबले अपना विधानसभा का दुर्ग बचाए हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है दक्ष मारू ने, केरल सीएम alleged that the airport from which gold smuggling was happening is under central government। CISF होती है जो कि एक सेंट्रल पैरामिलिट्री है, एयरपोर्ट की रखवाली करती है, इसलिए अमित शाह शुड बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं गोल्ड स्मगलिंग केस पर और पिनराई विजयन क्या कह रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं। केरल की राजनीति है, चुनाव का वक्त है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, इसलिए राज्य को इस मामले में ज्यादा चुस्ती फुर्ती दिखानी चाहिए। अगला सवाल तेजस्वी शर्मा का, प्लीज रेकमेंड द बुक ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल। भाई साहब ये तो हमको नहीं पता है, कई किताबें हैं जो लिखी गई हैं, हम भी गूगल करेंगे और कोशिश करेंगे, अभिषेक जी हमको याद दिलाइएगा कि हम कुछ विद्वानों से बात करके तेजस्वी शर्मा के इस सवाल का अगली दफा जवाब दें। रोहित का सवाल है, G23 फ्रॉम कांग्रेस कैन मेक अ न्यू पार्टी एंड बी नेशनल अल्टरनेटिव टू बीजेपी। भैया ऐसा है कि इश्तिहार देना, एक रैली करना और एक पार्टी बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बासी कढ़ी में उबाल आना और फिर बासी कढ़ी से पूरी पंगत को खिला देना, ये भी मुश्किल है। हालांकि G23 में कुछ एक नेता हैं जिनका जमीनी आधार है, लेकिन आप कितना पसीना बहाने को तैयार हैं, कितने लंबे वक्त तक तैयार हैं, ये अहम सवाल है। आज ही देखिए राजस्थान वाली जब चर्चा हुई तो एक थर्ड फ्रंट की, एक अल्टरनेटिव की बात हुई, कभी ममता के कंटेक्स्ट में, कभी केजरीवाल, कभी KCR, कभी नवीन बाबू, ये बातें चलती रहती हैं। अविनाश शाह का सवाल है, ये भी G23 पर सवाल है, नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं, थर्ड ऑप्शन ये वो, मैं इस पर बात कर चुका हूं कि थर्ड ऑप्शन की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन अभी तक वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। हरीश पवार पूछ रहे हैं, हाउ शुड वी सी PK's कमेंट ऑफ क्विटिंग हिज प्रेजेंट रोल वर्क इफ बीजेपी टचेस 3 figures गिवन दैट ही हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड जॉइनिंग एक्टिव पॉलिटिक्स इन बिहार फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस। यू गॉट इट राइट मेट। प्रशांत किशोर को जानने वाले कई लोग ये कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर सिर्फ राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में नहीं रहना चाहते हैं, उससे आगे की भूमिका में जाना चाहते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल हो सकता है, किस तरह के अलायंस वो बना सकते हैं, जो एक रणनीतिकार के तौर पर उनकी पर्सनल बॉन्डिंग है, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी के साथ हो, चाहे स्टालिन के साथ हो, चाहे ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर या कुछ और नए दोस्त उनके बनते हैं, वो राजनीतिक गोलबंदी के तौर पर कैसी दिखेगी, ये देखने वाली बात होगी। अगला सवाल आयुष का है कि रेमिफिकेशंस क्या होंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के, नेशनल स्टेज पर TMC जीती है तो, हारती है तो। अगर TMC जीती है तो ममता बनर्जी का कद बड़ा होगा, जो बीजेपी का जगरनॉट है वो कुछ थमेगा, लेकिन वो कितना थमेगा, जैसे उड़ीसा में लोकसभा में नहीं थमा, विधानसभा में थम गया, पर कब तक थमा रहेगा ये वाला मसला है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा चेक हो जाएगा अगर TMC जीती है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और कई वर्षों से इस चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। दिस इज गिवन कि TMC विंस, और इससे प्रशांत किशोर का ब्रांड और मजबूत होगा। अगर TMC हार जाती है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। असम जीते 2016 में, असम में फिर से चुनाव है, लेकिन बंगाल न्यूमेरिकली भी बहुत बड़ा है। आप देखिए ये 35+ वाले जितने राज्य हैं,
इसमें सबसे पहले तो यूपी आता है, फिर बिहार आता है, फिर महाराष्ट्र की बारी आती है, फिर तमिलनाडु प्लस पुदुचेरी और वेस्ट बंगाल की बारी आती है। तो ये बीजेपी को पता है कि वो नॉर्थ में अपने टॉप पर है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन तो आएगा ही, तो उसको कवर अप करने के लिए उनका बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु इनमें मजबूत होना जरूरी है इफ दे वांट टू रिटेन पावर। बट दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। बंगाल का चुनाव जिसके लिए कई लोग कह रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है और इसके रिजल्ट से 2024 के लोकसभा चुनाव की तासीर तय होगी। ओमकार दड़ पे आपका आखिरी सवाल कि सेकुलरिज्म इन इंडिया पर्सपेक्टिव मींस दैट स्टेट प्रमोट्स एवरी रिलीजन, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, देन व्हाई डिड पंडित नेहरू वाज एंग्री ओवर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद गोइंग टू सोमनाथ टेंपल। ये स्टेट हर रिलीजन को सपोर्ट करे, ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म नहीं है। दूसरी चीज, सेकुलरिज्म की तमाम व्याख्याएं और कुव्याख्याएं भी हुई हैं। सेकुलरिज्म का मतलब मोटा माटी, और इंदिरा गांधी ने जब इसको प्रियम्बल में जोड़ा तो वो भी एक पॉलिटिकल मकसद से ही जोड़ा था। लेट मी क्लैरिफाई दिस। सेकुलरिज्म का मतलब भारत के कंटेक्स्ट में ये है कि जो भारत का राज्य है, स्टेट है, वो किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। जो भी यहाँ के रहवासी हैं उनके धर्मों को अपनी धार्मिक प्रैक्टिस की छूट देता है, इजाजत देता है कानून के दायरे के भीतर। वही है कि आप छड़ी घुमा सकते हो जब तक वो किसी दूसरे की नाक पर ना लगे। हम पाकिस्तान नहीं कि उनका इस्लाम उनका धर्म हो देश का, या नेपाल में जैसे कुछ समय पहले तक हिंदू धर्म था, तो वो मतलब है। अब आई नेताओं की व्यक्तिगत बात। हम जानते हैं कि जो कांग्रेस आजादी के वक्त थी वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, राइट विंगर्स भी थे। राजेंद्र बाबू को, सरदार पटेल को राइट विंगर माना जाता है। सोमनाथ मंदिर को लेकर, उस आंदोलन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता थी और इसीलिए पटेल साहब की मौत के बाद भी राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे वहां पर गए। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट ब्लॉक के नेता माने जाते हैं और उनको लगता था कि जब नेशन बिल्डिंग हो रही है तब सरकार को किसी भी धार्मिक उत्सव में नहीं दिखना चाहिए। हालांकि कई कांग्रेसी फिर वो फोटो भी सर्कुलेट करते हैं टू काउंटर द राइट विंग प्रोपेगेंडा कि देखो नेहरू कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जिनका सपोर्ट कर रहे थे और इसलिए उस वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच तीखा पत्राचार भी हुआ था और प्रधानमंत्री के सुझाव के बावजूद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर गए थे। इसका एक बड़ा सिंबॉलिक महत्व है। गुजरात की अस्मिता, गुजरात का प्राइड, सोमनाथ का मंदिर, शिव भक्ति, महमूद गजनवी का बार बार आना, उसे तोड़ना और सिर्फ लूट के इरादे से नहीं, जो यहाँ का एक धर्म था उसको नीचा दिखाने के लिए। फिर चाहे आप कुतुब मीनार में जाएं, अलाउद्दीन खिलजी के तोड़े हुए कई मंदिरों में जाएं, खजुराहो में जाएं, 64 योगिनी मंदिर में जाएं, तो आपको वो पूरी चीजें नजर आती हैं। तो वो डिस्कोर्स कंटिन्यू हुआ और उसके पुनरुत्थान के लिए सोमनाथ का मंदिर बना। आप देखिए राम मंदिर में भी इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि जनता के पैसे से बने। सोमनाथ मंदिर के प्रसंग में ये बात गांधी जी ने कही थी कि सरकार क्यों मंदिर बनवाए, जनता अपने आराध्य का मंदिर बनवाए। आई होप दैट गिव सम सॉर्ट ऑफ आंसर टू यू ओमकार। सवाल जवाब यहाँ पर खत्म होते हैं। नेता नगरी का आखिरी सेगमेंट, फुर्सत की सलाह, जिसको पहले फुर्सत की सलाह कहते थे, पुरानी आदत नहीं गई, अब सिफारिश कहते हैं। क्या है मेरी सिफारिश, फटाफट कर देता हूं। पहली सिफारिश है ये किताब, इसके राइटर से आप थोड़ी देर पहले मिले, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, दीप हल्दर की लिखी किताब है, हार्पर कॉलिंस से छपी है, 299 रुपए कीमत है। कमाल की किताब है, मजेदार, गुड रीड, और ये 125 पन्ने की किताब है तो आप आराम से 2-2.5 घंटे में गिरा सकते हो। दूसरी किताब जिसका मैं जिक्र करूंगा, कुछ पुरानी किताब है लेकिन जिनकी बंगाल की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हो वो पढ़ सकते हैं। लैंड ऑफ टू रिवर्स, नीतीश सेन गुप्ता की किताब है, हिस्ट्री ऑफ बंगाल फ्रॉम द महाभारता टू मुजीब। ये पेंगुइन से आई किताब है, पुरानी किताब है, कमाल किताब। तीसरी किताब संबित बल की किताब है, द बंगाल, द राइज ऑफ बीजेपी एंड कॉन्ड्रम, द फ्यूचर ऑफ द टीएमसी। इस किताब को भी ब्लूम्सबरी ने छापा है, तो ये किताब आप देख सकते हैं। आई रिकमेंड दिस बुक। अगली किताब है उर्मिला, ये कविता काने बहुत चर्चित राइटर हैं, अंग्रेजी में इनके नॉवेल आते हैं जो माइथोलॉजी है उसको नए सिरे से फिक्शन के तौर पर पेश करते हैं। और कविता काने की जो सीता सिस्टर किताब है, उस सीता सिस्टर किताब को उन्होंने हिंदी में अब पब्लिश किया है और इसके ऑथर खूब बढ़ रहे हैं, इसके आप करिएगा व्यूअर और रीडर खूब बढ़ रहे हैं। हमने अमीश त्रिपाठी की किताबों के हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के संस्करणों के आंकड़े देखे जिसकी तस्दीक करते हैं। इसे मंजुल प्रकाशन ने छापा है। और आज की आखिरी रिकमेंडेशन, आज पेंगुइन की कुछ ज्यादा किताबें हो गई लेकिन स्माइल, A.S. पनीर सेल्वन, उनकी ये किताब है करुणानिधि लाइफ। मैंने पहले भी आपको रूपा से आए कुछ क्रिस्प बायोग्राफीज बताई थी, अबाउट MGR, अबाउट अन्ना दुरई, अबाउट पेरियार, और अब ये एक डिटेल बायोग्राफी आई है करुणानिधि के ऊपर, कैसे एक स्क्रिप्ट राइटर अन्ना दुरई की लेगेसी को आगे ले जाता है पोस्ट MGR। जब तक MGR थे तब तक वो क्लेमेंट नहीं बन पाया था।
और आप कहेंगे कि साहब करुणानिधि के बारे में बताया, जयललिता के बारे में भी, तो जयललिता भी कई किताबें लिखी गई, लेकिन जो वसंती ने उनकी बायोग्राफी लिखी है जगरनॉट के लिए, वो बहुत स्मूथ रीडिंग है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब नेता नगरी से विदा लेने का वक्त आ गया है, वीकेंड आ गया है, थोड़ा बहुत खेलिए, थोड़ा बहुत सफर करिए, और सफर के उस पार एक नए सप्ताह में एक नई जमीन से आपसे फिर मुलाकात होगी। खूब ख्याल रखिए अपना। कमेंट बॉक्स में बताइए इस पूरी राजनीतिक चर्चा पर आपका क्या सोचना है। शुक्रिया।